मॉर्निंग एवरीवन। कोई नहीं, मैं ट्राई करता हूँ, 1 मिनट है ना। जस्ट so all fine, good. So प्यारे बच्चों, it's my first class and शुरू करते हैं। ओके फाइन। देखो, हम जो साइंस एडिक स्टार्ट कर रहे हैं, टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर, ओके। और आई जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, आप एक काम करना, वेलकम वेलकम, थैंक यू एवरीवन, सो स्वीट ऑफ यू। 2-3 चीजें हैं जो आई टेल इन बिगनिंग, जो बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेंगे, मतलब मैक्सिमम विल गो टुवर्ड द स्टडी, ओके, मैक्सिमम हम स्टडी करेंगे, ओके। यानी कहने का मतलब है कि आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। व्हाट अबाउट योर जेन्युइन क्वेरीज है, ओके, आप वो लिख देना। it's a bilingual batch, okay, it's a bilingual batch, okay, it's a bilingual batch, okay। और bilingual batch में एक्चुअल में मैं जो करने वाला हूं आपको बता दूं, क्लासेस जो है वो पीपीटी जो होंगी, जो लिखूंगा मैं, दैट विल बी इन इंग्लिश, एवरीथिंग इन इंग्लिश, आई विल राइट इट। इवन इफ आई विल शेयर एनी ऑफ द पीपीटी, वो भी हिंदी इंग्लिश में शेयर करूंगा, लेकिन जो डिस्कशन होगा वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में करूंगा, गॉट इट। सो थोड़ा ध्यान रखना किस तरीके से क्लास होने वाली, मैंने आपको सारे का आइडिया दे दिया। फाइन, अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है उस पर हम लोग काफी कुछ लिखने वाले हैं, ओके। सो जब भी आप मेरे साथ साइंस टेक की या एनवायरमेंट की क्लासेस करेंगे तो आप मेरे साथ यू हैव टू नोट डाउन, ओके। तो कॉपी और पेन रख लीजिए, और मुझे बीच बीच में आदत है आपसे क्वेश्चंस पूछने की, सो बी एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम व्हेनेवर आई आस्क यू, तो मुझे सीधा आप आंसर देते रहिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेश, बाइलिंगुअल से दिक्कत नहीं होगी, डोंट वरी, ओके। एंड टाइम टू टाइम आई विल कम एंड टेक योर सेपरेट इंग्लिश बैच पे और हिंदी बैच पे, लेकिन पहली जो क्लास अभी आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, वो अभी ये पूरा सेशन जो साइंस टेक में पढ़ा रहा हूँ वो बाइलिंगुअल में है, ओके। बाकी ऐसे ही आई टेक अ सेपरेट सेशन जब भी होगा, जब व्हेनेवर इट्स रिक्वायर्ड, टू हिंदी मीडियम या व्हाटएवर, आई विल गो देयर। तो चलिए, वैसे भी मेरी इंग्लिश बहुत हल्की है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इंग्लिश मीडियम विल बी मोर कंफर्टेबल, हिंदी मीडियम वालों लगे सर ये तो इंग्लिश आती नहीं है सर को, तो सब मिला जुला के आप सब मुझे बर्दाश्त कर लोगे, ओके। चलो, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो चलते हैं दोस्त, नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और आंसर राइटिंग वगैरह भी आई विल कम देयर। और मैंने जो डिजाइन किया कोर्स आपको बता ही देता हूँ, आपको पता ही होगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेक्चर जो होगा वो पूरा डिस्कशन होगा। फोर्थ लेक्चर जो होगा उस डिस्कशन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होगा बात करेंगे, ठीक है, जो भी डाउट होगा उस पर बात करेंगे। अगर यू विल नॉट हैव अ डाउट ऑन द फोर्थ लेक्चर, तो फिर हम उसमें जो थर्ड लेक्चर तक मैंने पढ़ाया उसके आगे हम डिस्कशन करेंगे। टर्म्स की हिंदी आई यूज इट, डोंट वरी, है ना, मैं टर्म्स की हिंदी भी बता दूंगा, ठीक है, ओके फाइन। सो स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 1। और इन दिस इंटायर लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूँ, साइंस एडिक को प्रीलिम्स और मेंस के इंपॉर्टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस अनअकैडमी पर जो पहला वीडियो मैंने जो पहला लेक्चर लिया था उससे मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं। तो अनअकैडमी पे जो फ्री वाले वीडियोस हैं, ओके, जो उस पे ऑलरेडी अपलोडेड है, स्पेशल क्लासेस हैं, दैट इज फॉर एवरीवन, यू पीपल कैन एक्सेस। तो प्लीज वो वाला वीडियो देख लेना। मैं उन्हीं चीजों को जो वहाँ पे पूरे 1.5-2 घंटे की मैंने क्लास ली थी उसको मैं यहाँ पे 5 to 10 मिनट्स में खत्म करने वाला हूँ। और उसके बाद मैं आपको वो चैप्टर्स बताने वाला हूँ, जो पूरा सिलेबस उसको हम फॉलो करने वाले हैं। और उसमें जो पहला चैप्टर है बेसिक कांसेप्ट ऑफ एनर्जी, वो आज मैं स्टार्ट भी करने वाला हूँ, ओके। वो पहला चैप्टर जो है बेसिक कांसेप्ट एनर्जी, वो मैं स्टार्ट भी करने वाला हूँ। तो चलिए अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए। देखिए, हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, साइंस एंड टेक में वो मैं आपको बता देता हूँ आप क्या पढ़ेंगे, कैसे करेंगे। अभी लेट अस स्टार्ट, ओके, स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
So stay tuned with me on Ravi Agrawal and welcome to all of you on Unacademy. As you people even welcome me, तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ. ठीक है, चलिए ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं. ओके, और अभी मैं क्लास में आता हूँ और यहाँ पर हम बात करते हैं डिस्कशंस में. देख ऐसा है कि साइंस एंड टेक में, ओके, साइंस एंड टेक में आप सीरीज देखना एक्चुअल में. ओके, साइंस एंड टेक में अच्छा आपके पास मेरी बुक ऑलरेडी है तो इट विल बी एनफ. ओके, तो याद रखना जैसे पीपल आर आस्किंग अबाउट द बुक, तो मैं एक बार बता देता हूँ कि साइंस एंड टेक की जो मेरी बुक आती है मैग्रा हिल पब्लिकेशंस में. ओके, मैग्रा पब्लिकेशंस में. ओके, उसकी 5th एडिशन इस समय अवेलेबल है. वो हर साल मैं अपडेट करता हूँ. सो अगर यू आर गोइंग फॉर नेक्स्ट ईयर ऑफ यूपीएससी पेपर तो आप 5th एडिशन की ले लेना. ओके, तो वो आपका काम हो जाएगा. ओके, सो 5th एडिशन की बुक ले लेना, आपका काम हो जाएगा. और इस बुक को मेरे साथ आप पढ़ते चलना. ओके, यानी इस बुक को मेरे साथ जिस दिन जो मैं चैप्टर खत्म कर रहा हूँ वो आप उस बुक के साथ फिनिश करते चलना. और साथ ही साथ आप सबको मैं बता दूं कि क्वेश्चन पेपर भी जो यूपीएससी के आए हुए हैं, जैसे से चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, ठीक है, जैसे से चैप्टर्स कंप्लीट होंगे मैं उनके प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन पेपर भी, ध्यान रखना, प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन पेपर भी आपके सामने डिस्कशन करता चलूंगा. ठीक है, मेंस में आंसर राइटिंग कैसे स्ट्रक्चर करेंगे उस मेंस के क्वेश्चन पेपर को बताता रहूंगा, उन चैप्टर से कौन कौन से आए हुए हैं. और प्रीलिम्स में आपको बताता रहूंगा प्रीलिम्स में क्या क्या करना है. देखिए एक चीज और, जो एडिशन को लेके आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर मैं बता दूं कि अगर देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th एडिशन, इस समय जो एडिशन है वो 5वीं एडिशन की बुक है जो सबसे ज्यादा इवन कनेक्टेड है, इवन ये कह लो अपडेटेड है. अगर आपके पास 4th एडिशन है तब आपको 5th एडिशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर आपके पास 1, 2, 3 है तो आपको 5th लेना चाहिए. रीजन क्या है, क्योंकि 4th और 5th में चेंजेस ज्यादा नहीं है, अराउंड 5% ऑफ करंट चेंजेस हैं, लेकिन 3rd और 4th में काफी चेंजेस हुआ था, लगभग 15 से 20% का चेंज हो चुका होगा. अगर आपके पास 1st, 2nd, 3rd है तो आप सिर्फ 5th लीजिएगा और आपको ये करना पड़ेगा. ओके, इसको आपको करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप इस बुक को, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक, आप मैग्रा हिल पब्लिकेशन से आती है और 5th एडिशन की बुक, 4थी एडिशन है तो पैसे मत बर्बाद कीजिए. ओके, और एक चीज, अगर आपके पास किसी फ्रेंड के पास 5th एडिशन की बुक है तो भी कोई जरूरत नहीं आपको बुक खरीदने की, अपने फ्रेंड से पढ़कर भेंट से ले लेंगे. कोई जरूरत नहीं है कि बुक को खरीद के आपको अपने पास रखनी है. पब्लिकेशन जो है वो मैग्रा हिल है, पब्लिकेशन जो है वो मैग्रा हिल है. मैग्रा हिल में आपको लक्ष्मीकांत सर की भी किताब मिलती है. ठीक है, सो मैग्रा हिल पब्लिकेशन में साइंस एंड टेक की, और बुक जो है वो हिंदी मीडियम में भी है और सेम ही बुक इंग्लिश मीडियम में भी है. मैंने जो बुक लिखी है वो इंग्लिश में और सेम वही जो है वो ट्रांसलेटेड है वो हिंदी में है. ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया जो लेक्चर स्टार्ट करना है उसके लिए आप कौन से लेंगे. ठीक है, नोट्स मैं आपको देता चलूंगा, नोट्स मैं आपको देता चलूंगा, है ना. ज्यादा आप मेरे साथ कॉपी और पेन लेंगे ताकि ऐसा लगे कि जैसे मैं आपकी लाइव क्लासेस आपके सब सामने ले रहा हूँ तो आप मेरे साथ नोट डाउन भी कर रहे हैं. ठीक है, तो यू मस्ट हैव टू नोट डाउन योर क्वेश्चंस, मतलब जो भी टॉपिक्स है वो मेरे साथ लिखते चलेंगे. ओके, तो ध्यान रखेंगे आप नोट्स मेरे साथ लिखते चलेंगे और जहां पर ज्यादा फैक्चुअल डेटा होगा, फिर मैं बता रहा हूँ, जहां पर ज्यादा फैक्चुअल डेटा होगा उसके लिए मैं आपको पीडीएफ दूंगा और उस पीडीएफ को मैं डिस्क्राइब करूंगा, उससे कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम कर लेंगे. ठीक है, फाइन, तो हम उसको कर लेंगे. फाइन, बाकी जिन लोगों के पास बुक और वो इन्फॉर्मेशन है इस पे शेयर कर देंगे. फाइन, Unacademy book is also fine. Okay, Unacademy book is also fine. ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं. फाइन, देखो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जनरली सो कम ऑन द सेकंड स्लाइड्स, अब समझो. साइंस एंड टेक में आपके पेपर में प्रीलिम्स में सिलेबस नहीं है, जो मैंने पहले भी बोला है. फाइन, प्रीलिम्स में सिलेबस नहीं है. ठीक है, जस्ट 15 मिनट और हमें चैप्टर स्टार्ट करनी है. ठीक है, प्रीलिम्स में सिलेबस नॉट गिवन. सो प्रीलिम्स में जो भी है वो सिलेबस नहीं दिया है. प्रीलिम्स में सिलेबस सिर्फ 2 वर्ड में दिया हुआ है यूपीएससी में, जिसका नाम है जनरल साइंस. क्या नाम है उसका? जनरल साइंस. तो प्रीलिम्स का सिलेबस जनरल साइंस है, पर जनरल साइंस में क्या पढ़ना उन्होंने प्रीलिम्स का सिलेबस नहीं दिया है प्रीलिम्स में. फाइन, और मेंस में फिर भी इन्होंने यूपीएससी ने ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है ना, ऑफिशियल सिलेबस मेंस में दिया हुआ है. और मैं आप सबको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में आपको बताऊं तो आपके पेपर में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, कॉपी और पेन खोल लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ. ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये टॉपिक्स, और प्लस एक आता है टेक्नोलॉजी. ठीक है, याद रखना करीब 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके पेपर में प्रीलिम्स में आते हैं. इस 15 में से तकरीबन 12 से 13 क्वेश्चन होते हैं वो टेक्नोलॉजी से होते हैं. पहले ध्यान रखना, 12 से 13 क्वेश्चन, आपके यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, 12 से 13 क्वेश्चन टेक्नोलॉजी के होते हैं. 1 से 2 क्वेश्चन ये आपको मिलते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से. ओके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 1 से 2 क्वेश्चन बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से मिलते हैं. तो मेजर रोल जो यूपीएससी में है एक्चुअल में वो टेक्नोलॉजी का है. ठीक है, तो पहले ध्यान रखना मेजर रोल जो है वो टेक्नोलॉजी का है. एक चीज और, टेक्नोलॉजी को लेकर जो फोबिया है, जो एक डर है कि सर मैं ह्यूमैनिटीज वाला हूँ. ठीक है, समझना, मैं ह्यूमैनिटीज वाला हूँ. ठीक है, तो जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है उनको सिर्फ मैं इतना कह सकता हूँ कि ट्रस्ट मी. ठीक है, ट्रस्ट मी. ओके,
लिसन मी, जो मैं कर रहा हूँ लिसन मी, ओके, और दूसरा रीड मी, ठीक है, रीड मी। ये 3 काम कर लो एंड आफ्टर 10 डेज 10 या 15 डेज मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछूंगा कि जो मैंने आपको ये वर्ड बोला था ट्रस्ट मी, आई प्रूव इट आर नॉट, आई प्रूव इट आर नॉट, ठीक है। तो ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ पीछे के बहुत सारे स्पेशल लेक्चर्स में, आज से करने की जरूरत है, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज के बच्चों आप बिल्कुल मत घबराओ, ट्रस्ट मी, लिसन मी एंड रीड मी, जो मैंने आपको बुक बोली है ये काम कर लो, ठीक है। अगर 15 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, मैं आईएएस की बात कर रहा हूँ, स्टेट पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो 10 प्लस क्वेश्चंस आप सब कर सकते हैं, 10 प्लस क्वेश्चन आप सब कर सकते हैं, फाइन। और ह्यूमैनिटीज को मैं स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बच्चों ध्यान रखना, आप लोगों को जो साइंस से डर है ना वो मैं खत्म कर दूंगा। आप मुझे 15 दिन दे दो तो उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। अब बीच में हम लोग इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बट यू पीपल प्रॉमिस मी, ठीक है, यू पीपल प्रॉमिस मी, ठीक है। ये सब आप सब मुझे प्रॉमिस करने वाले हो कि सर मैं आपकी एक भी क्लास, है ना, ये आपका प्रॉमिस है जो मैं वेट कर रहा हूँ, सर मैं आपकी एक भी क्लास एक भी मिनट के लिए वेट आपका मिस नहीं करूंगा। ओके, एवरीबॉडी प्रॉमिस मी कि सर आई प्रॉमिस आई विल नॉट मिस योर सिंगल क्लास, व्हाटएवर यू विल टेक इट। आपकी 70 आवर्स का सेशन हो, 100 आवर्स का सेशन हो, आप साइंस टेक ले रहे हो या इन्वायरमेंट ले रहे हो, 2 ही सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, ठीक है। और पता है इन दोनों सब्जेक्ट को अगर आप ठीक से कर लोगे तो लगभग 30 प्लस क्वेश्चन, यानी 30 to 35 क्वेश्चन इन्हीं आते हैं। और मैं आप सबको प्रॉमिस करता हूं कि 20 प्लस क्वेश्चंस आप सब कर सकते हैं, ठीक है, आप सब कर सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग अब जुड़ जाएंगे, फाइन, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी। मैं जितनी कॉन्फिडेंस से आपको बोल रहा हूँ ना कि 30-35 क्वेश्चन जो साइंस और एनवायरमेंट के होते हैं, 20 प्लस क्वेश्चन आप सब कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा भरोसा करो, इसलिए मैंने बोला ट्रस्ट मी, लिसन मी एंड रीड मी, ठीक है। वैसे भरोसा करना इज नॉट इजी टास्क, किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस समय के लिए सिर्फ मैं बोलूंगा सिर्फ 15 दिन के लिए भरोसा कर लो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि हम लोग यहाँ पर मतलब हंसी मजाक और वो चीजें लिमिट में ही रखेंगे, ठीक है, जिससे आई ट्राई टू यूटिलाइज माई मैक्सिमम टाइम विथ यू। ओके, आपने क्वेश्चन या जो भी होंगे आप यहाँ लिखते जाना, और जहां पर मुझे लगेगा कि आई हैव टू कंसीडर दैट क्वेश्चन, सर को सकता है कुछ चीजें मिस कर रहा हूँ, आपको जरूरत हो तो आई विल टेक इट। और बाकी मैंने आपके डाउट सेशन के लिए एक दिन दे ही रखा है, चौथा वाला, तो आप कोशिश करना है कि हम 2 घंटे की क्लास में 1 घंटे 55 मिनट, है ना, मैं कुछ इफेक्टिव स्टडी ही कराऊंगा आपको, ठीक है। तो अपना हार्ड वर्क कीजिए, मैं आपकी साइंस टेक और एनवायरमेंट दोनों का टेंशन खत्म कर दूंगा। आपको पता है दोस्त, इस बार आपका मेरिट कितना गया है, डू यू नो, अराउंड 45 क्वेश्चंस पर आउट ऑफ 100 आपका पीटी क्वालीफाई हुआ है, अराउंड 45 पर यू हैव टू क्वालीफाई द पीटी, ओके, यू हैव टू क्वालीफाई द पीटी, है ना, सिर्फ, ओके, अब समझना, सिर्फ 45 क्वेश्चन। और मैं आपको कह रहा हूँ कि 45 में से 20 क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा साइंस और एनवायरमेंट मिलाकर, तो आपको सिर्फ रेस्ट ऑफ, आपको सिर्फ 20 मैं खुद करा दूंगा, तो सिर्फ रेस्ट ऑफ 25 क्वेश्चन से 26 क्वेश्चन की फाइट करनी है, ठीक है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, फाइन। तो मेरा जो भी इंटायर कोर्स चल रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इंटायर कोर्स एक्चुअली मेंस कम पीटी के साथ चल रहा है, मेंस कम प्रीलिम्स के बाद चल रहा है, साथ चल रहा है। प्रॉब्लम क्या, आप जिंदगी भर प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, मेंस के बारे में कभी सोचते नहीं है, तो मैं आपको मेंस कम प्रीलिम्स की तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब आप मेंस के साथ पीटी की तैयारी करते हैं ना दोस्त, तो आपके 70 to 80% प्रीलिम्स की तैयारी खुद ही हो जाती है। सिर्फ कुछ एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स के आने के लिए 20% के आसपास कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़नी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर, और दूसरी चीज जो यूपीएससी का प्रीलिम्स भी है ना, वो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है, ये नहीं कि यहाँ पर कोई फैक्चुअल डेटा पूछ देगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में आता ही नहीं है, ठीक है। और ये चीजें मैंने आपको पीछे के कई स्पेशल सेशन जो लिए हैं, जो वीडियोस यहाँ लोड्स हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर रखे हुए हैं, ओके। चलिए अब बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यूपीएससी में आते हैं, और मेरे साथ आप समझने की कोशिश करना साइंस एंड टेक को, ठीक है। तो हम लोग मेंस कम पीटी को लेकर चलते हैं, और लास्ट में फिर बोलता हूँ कि ये मेरा नेचर है, जब मैं आपसे बोलूंगा कि जैसे मैंने सबको बोला 5th एडिशन की बुक ले लो, मेरे सामने इंग्लिश की भी बुक होगी और हिंदी की भी बुक होगी, ठीक है। जब मैं बोलूंगा इंग्लिश में पेज नंबर 18 खोलो, हिंदी में पेज नंबर 112 खोलो, मैं बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 3 खोलो, 112 पे क्वेश्चन नंबर 3 खोलो, तो ये आप लोगों का नेचर होगा, आप सब मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 3 खोलेंगे, और मेरे सामने इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो सॉल्व करके बताएंगे। वो जो चीज होगी वो इसमें होना बहुत जरूरी है। इससे होगा क्या दोस्त, कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, आपका जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कॉन्फिडेंस जो है वो मेरे सामने ही आ जाएगा। और पता है एक्चुअल में कॉन्फिडेंस आना स्टूडेंट बहुत जरूरी है। तो इसमें मैंने बोला एवरीबॉडी कीप दिस 5th एडिशन, मेरे से क्वेश्चन नंबर बोलूंगा वो क्वेश्चन खोलना, इंग्लिश हिंदी में पेज अलग हो सकते हैं, पर अगर 5th एडिशन सबके पास है तो सबके पास वही होगा। आप वो क्वेश्चन खोलना और उस क्वेश्चन को मेरे साथ लगाना आफ्टर द इंटायर डिस्कशन जो मैं आपके साथ करूंगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी होगी आपके यूपीएससी की। और जैसे मान लो कि मैं अभी कोई चैप्टर खत्म कर, तो मान लो एनर्जी में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो एनर्जी जैसे ही खत्म हो जाएगा, एनर्जी पे यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन आए हो मेंस के भी, ठीक है, 2013 से लेके और 2021 भी आ जाएगा, 2021 भी आ जाएगा, ठीक है। अभी तक तो 20 तक का, 21 जनवरी में मेन हो जाएगा, तो जनवरी में हम आ ही नहीं, आपकी क्लास चल रही होगी, तो जितने भी मेन से क्वेश्चन जिस चैप्टर से आए सारे ही हम लोग बैठ कर लेंगे, सारे ही हम लोग बैठकर ये सॉल्व करेंगे हर चैप्टर के साथ।
ये मेंस के लिए करेंगे, ठीक है, ये मेंस के लिए करेंगे। मैं शुरू में बता दिया, मैंने बोला ना मुझे ये आधे घंटे बोलने दो, उसका चैप्टर स्टार्ट करना, ठीक है। और दूसरा प्रीलिम्स के लिए हम सब यहाँ पर 2011 से लेकर 2021 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो चैप्टर के साथ साथ करेंगे। मैंने बोला 118 112 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 3 ओपन, ठीक है, इस तरीके से वी विल स्टार्ट इट। अब हम आपसे बात करते हैं सीधा किन चैप्टर्स को लेकर पढ़े, ठीक है, किन चैप्टर्स को लेकर पढ़े। तो अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेम ऑफ चैप्टर्स, किन चैप्टर्स को लेकर पढ़ेंगे। तो अब आप अपना काम शुरू करो अपनी कॉपी में, ठीक है, याद रखना। पहला चैप्टर यू नोट डाउन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। सो भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या हुआ, जैसे मान लो कि इंस्पायर प्रोग्राम आया है ना, जैसे मान लो आपको भारत में जो STI पॉलिसी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव जो लेकर आया हुआ है ना, तो इन सारी चीजों पे, जैसे अटल इनोवेशन मिशन क्या है, और ये इस तरह की चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। दूसरा चैप्टर है ना, नोट डाउन, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी, है ना, जो मैं आज से स्टार्ट वाला हूँ, आज से मैं आपको एनर्जी स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज द सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर गांड बांध लो, दिस इज द स्पेस टेक्नोलॉजी, ओके, थर्ड चैप्टर इज व्हाट, दिस इज द स्पेस टेक्नोलॉजी, इस पे बात करेंगे। फोर्थ चैप्टर जिसको हम लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, मोबाइल जनरेशन, बहुत सारी चीजें हैं, IoTs, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो सारा इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिफ्थ चैप्टर जो हम लोग यहाँ करने वाले हैं, फिफ्थ चैप्टर दिस इज द डिफेंस टेक्नोलॉजी, है ना, फिफ्थ इज द डिफेंस टेक्नोलॉजी। इवन डिफेंस टेक्नोलॉजी का प्रीलिम्स और मेंस में रोल सबसे कम है, तो मैं लिख देता हूँ कि आपके एग्जाम में सबसे कम रोल प्ले करता है डिफेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। सिक्स आइएगा, 6 पर हम लोग जाएंगे, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम लोग चलेंगे रोबोटिक्स वैसे भी एक AI का ही एग्जाम्पल है, रोबोटिक्स पर जाएंगे। और रोबोटिक्स के बाद यहीं पर हम लोग एक टॉपिक और करेंगे जो कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये हो गया चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 पर जाएंगे तो ये है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जहां पे हम कॉपीराइट की बात करते हैं, ट्रेडमार्क्स की बात करते हैं ना, वो सारा का सारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो उसकी बात करेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 के बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 8 में आता है पार्टिकल फिजिक्स। चैप्टर नंबर 8 में क्या आता है, पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 पार्टिकल फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी नहीं, पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी एक्चुअल में ज्योग्राफी में आता है, पर अब जैसे हमारे टॉपिक में पार्टिकल फिजिक्स क्या मिलेगा, ग्रेविटेशनल वेव्स, है ना, जैसे ग्रेविटेशनल वेव मिलेगा, जैसे हमारे टॉपिक में क्या मिलेगा, न्यूट्रिनोस एंटी न्यूट्रिनोस क्या होते हैं, ठीक है, जैसे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के फैलने के पीछे कारण क्या है, ओके, ब्रह्मांड के पीछे फैलने के पीछे कारण क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आज का 9 चैप्टर दिस इज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, 9 चैप्टर इज द बायोटेक्नोलॉजी। So 9 चैप्टर इज द बायोटेक्नोलॉजी, जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। 10 चैप्टर इज द हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, हेल्थ एंड डिजीज। अच्छा, हेल्थ एंड डिजीज में भी क्या है, इसके साथ प्रोग्राम्स वगैरह भी पढ़ने होते हैं, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, आयुष्मान भारत है या फिर मिशन इंद्रधनुष है ना, उन चीजों को यहाँ जोड़ना होता है 10th। और एक और चैप्टर इज द 11 जिसको हम कहते हैं मिसलेनियस, 11 जिसको हम कहते हैं मिसलेनियस। तो एक और चैप्टर पढ़ना है जिसको मिसलेनियस में जैसे मैं बोलता हूँ नोबेल प्राइजेस आप ले लो, साइबॉग ले लो, ठीक है, साइबॉग ले लो। और एक बात और बताता हूँ कि मिसलेनियस का प्रिपरेशन आपको जो है काफी हद तक मिसलेनियस में मैं करंट अफेयर्स को जोड़ता हूँ, है ना, काफी हद तक करंट अफेयर्स को मैं मिसलेनियस के साथ जोड़ता हूँ। और ये करंट अफेयर्स के जो वीडियोस हैं, जो करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं, वो अनअकैडमी पर जो YT सेशन के वीडियोस होते हैं, YT का मतलब होता है यूट्यूब वाला, ओके, उस यूट्यूब में मैं आपको 2 तरह की वीडियोस बनाता हूँ, सेम वीडियोस। एक मैं आपको बाइलिंगुअल बनाता हूँ, जो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी हो जाता है, और ऐसे बच्चे जो हिंदी और इंग्लिश के लिखकर कंफ्यूज है कि मैं हिंदी लूं या इंग्लिश, उनके लिए बाइलिंगुअल वाला है। एंड दो स्टूडेंट्स लिटरली वांट टू गो ओनली फॉर द शुद्ध हिंदी मीडियम, तो वहां पर मैं आपको हिंदी में PPT देता हूँ, ठीक है, मैं वहां पे शुद्ध हिंदी में PPT देता हूँ, ओके, जो कि मैं हिंदी में भी साइंस टेक पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो बाइलिंगुअल और हिंदी, ये दोनों PPTs हैं जो मैं आपको बोलूंगा। आप अनअकैडमी के YT वाले वीडियोस हैं, यूट्यूब वाले वीडियोस हैं, आप उस पर मेरे साथ कनेक्ट रहें, ठीक है, उस पर मेरे साथ कनेक्ट रहें। यहाँ पर आपको मिसलेनियस की बहुत सारी प्रिपरेशंस हो जाएंगी। जैसे मान लो अभी कल ही एक वीडियो अपलोड हुआ, आपने देखा होगा, आप इसे कोई बता सकता है कल जो मैंने मिसलेनियस टॉपिक में साइंस टेक में एक वीडियो जो अपलोड हुआ अनअकैडमी पर, जो मैंने वहां दिया है यूट्यूब में, वो कौन सा वीडियो है? डेफिनेटली राइट, आप लोग बहुत अच्छा है, आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। जो कल वहां पे अपलोड हुआ है वो ब्लैक बॉक्स हुआ है, ठीक है, ब्लैक बॉक्स हुआ है। आप सब जानते हैं जो हमारा जो जनरल है जिनकी डेथ हुई है, एवरीबॉडी नो, बिपिन रावत जी, तो उस केसेस में ब्लैक बॉक्स एक इंपॉर्टेंट बनता है, तो मैंने वो कर दिया है, हेलीकॉप्टर वाला। और अभी मैं आपको बताऊं, आज एक वीडियो और अपलोड हो रहा है जो मैंने अभी दे रखा है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, साइबोर्ग के बारे में, साइबरनेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो ये ब्लैक बॉक्स और साइबोर्ग, ये जो टॉपिक्स है ना, ये सारे के सारे मिसलेनियस टॉपिक्स के पार्ट है। तो हो सकता है कि जब तक मैं आपको चैप्टर नंबर 11 पे पहुंचूं, तब तक चैप्टर नंबर 11 में 30 या 40 जो मिसलेनियस टॉपिक हो, वो मैंने आपको ब्लैक बॉक्स या साइबोर्ग कर करके बता चुका हूं। तो उन चीजों को मैं वहां पर वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, उन चीजों का मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो एवरीबॉडी रिमेंबर, तो अभी ब्लैक बॉक्स हो क्या, साइबोर्ग जाएगा, साइबोर्ग क्या है वहां देखिएगा, इन चीजों के बारे में हम मिसलेनियस में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब एक चीज और, आपने चैप्टर लिख लिया, एवरीबॉडी हैव सीन द चैप्टर्स, ठीक है, एवरीबॉडी हैव सीन द चैप्टर्स, ठीक है बच्चों। अब देखो जो पहला चैप्टर है ना, जो स्क्रीन पे देखो, व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर एवरीबॉडी नो हियर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया।
ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पहला चैप्टर स्पेशल क्लासेस के लिए कहीं पर फॉलो नहीं करना होता है। स्पेशल क्लासेस के लिए जो मेरा अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, जहां पर ये मेरे लाइव क्लासेस चल रहे हैं, मेरे मेरे अंदर जाइए, ढूंढिए अनअकैडमी पर, डॉक्टर रवि ग्रेडी कहाँ है, वहां पर टीचर्स के स्पेशल क्लासेस होती हैं। और स्पेशल क्लासेस में आपको बताऊं, मैं आपसे ज्यादा स्पेशल क्लास दूंगा कि स्पेशल क्लासेस जो होती हैं उसमें से फ्री भी है। तो जिन बच्चों ने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं भी लिया है, गॉट इट, वो भी जाकर स्पेशल क्लासेस दे सकते हैं। और स्पेशल क्लासेस देना बहुत जरूरी है। तो स्पेशल क्लासेस से जाकर आपका दिमाग खुलता है कि एक्चुअल में ठीक है, एक्चुअल आपके एग्जाम में डिमांड क्या है। ठीक है, वहां पर मैंने आपके इसको डिस्कस किया है, वहां पर मैंने आपके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है। तो ये चीजें ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये चीजें ज्यादा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। फाइन, ओके। अब देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, तो आई होप आप सब प्रॉमिस कीजिए कि आप स्पेशल क्लासेस और जो वीडियोस हैं वो जरूर देखेंगे यूट्यूब पर। और एक चीज, सॉरी, मेरे अनअकैडमी के सेशन पर। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट आप सबसे मुझे और लेना। एक तो प्रॉमिस आपने किया, क्या प्रॉमिस किया कि आप मेरी एक भी मिनट की क्लास मिस नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, आप मेरी एक भी मिनट की क्लास मिस नहीं करेंगे, एक प्रॉमिस आपने किया। रेगुलर क्लासेस होंगी, डेफिनेटली होंगी। ठीक है, ओके। दूसरी चीज जो मैं आप सबसे बोलूंगा कि आप सबके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, हो सकता है वो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं भी लें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लें, कोई दिक्कत नहीं, पर उनसे सबसे बोलना कि जो स्पेशल क्लासेस जो रवि सर की यहाँ पर अनअकैडमी पे होती हैं, और वो ऑलरेडी वहां पर फ्री रवि सर पढ़ाकर वहां अपलोड करते रहते हैं, उससे काफी हद तक वो आई ओपनिंग वीडियोस होते हैं। साइंस टेक और एनवायरमेंट दोनों में आपको वहां पर फ्री वीडियोस बहुत सारे हैं जो मैं बना कर करता हूँ। आपको लिटरली बता रहा हूँ, हर मंथ में कोशिश करूंगा कम से कम 15 छोटी वीडियोस और बड़े वीडियो जो भी हैं वहां पर 10-15 वीडियोस मैं बनाऊं। और काफी हद तक जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, जो लिटरली या तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या एनीथिंग इज देयर, तो वो उससे बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट ले सकते हैं। तो मतलब मैं ये कहने का मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप फाइनेंशियल ट्रेंड्स की वजह से मुझे ना सुन पाते हैं या कोई दिक्कत हो। तो यहाँ पर आई सजेस्ट टू एवरीवन को जो स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, उससे मेरे ख्याल से 6 या 7 वीडियोस मैं 6 वीडियोस मेरे ख्याल से अपलोड हो चुके हैं, और वहाँ और वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, तो अपने सारे मित्रों को भेज दीजिएगा, और जनरली उन बच्चों को भी जरूर दीजिएगा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है। हो सकता है वो बच्चे आपसे बेहतर हों, पर बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस दे कुड नॉट एक्सेस द क्लासेस एंड ऑल। ठीक है, चलिए, और ये बहुत अच्छा नेचर है। आप लोग जॉब के लिए जा रहे हैं, वहां पर ये नेचर आपको रखना बहुत जरूरी है। वैसे भी आप सिविल सर्विसेज में क्यों जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू सपोर्ट टू द अदर वन, तो वो चीजें अभी से अपने आदत में डाल लो, तो इट विल बी गुड फॉर एवरीवन। चलिए, गुड। तो एक प्रॉमिस आपने किया, यू विल नॉट मिस माय क्लास। दूसरा प्रॉमिस आपने किया कि आप जो मेरे स्पेशल क्लासेस वाले अनअकैडमी के क्लासेस हैं, एटलीस्ट ये सबको दिखाएंगे। ठीक है, फाइन, इससे बहुत फायदा होने वाला है। फाइन, मैं तो प्लस वाला पीडीएफ शेयर करती हूँ। हाँ, वहां पे पीडीएफ है, आप उसको शेयर करना। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब टाइम बर्बाद नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको चैप्टर्स बताए थे। साइंस एंड टेक इन इंडिया, एनर्जी, स्पेस, आईसीटी, डिफेंस, एआई, रोबोटिक्स, नैनो, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पार्टिकल फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड डिजीज और मिसलेनियस, ये मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, अब सुनो, हम एक्चुअल में चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो होता है वो सारे 11 चैप्टर जो है, सेकंड से लेकर 11th अगर आप देख लो तो सबको मर्ज कर दो तो पहला चैप्टर उसी में आ जाता है। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया में क्या डेवलपमेंट हुए, क्या चीज हुई, जब आपको एनर्जी पढ़ लोगे तो एनर्जी का पता चल जाएगा, जब आपको स्पेस पढ़ लोगे तो आपको चंद्रयान मंगलयान पीछे का मिल जाएगा, आगे का गगनयान पता चल जाएगा। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आईओटी सेक्टर चल रहा है, नहीं चल रहा है, टेलीकॉम कमीशन ने क्या क्या परमिशन दी है वो चल जाएगा, ऐसे डिफेंस में क्या चल रहा है, ऐसे नैनो में क्या चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप हमेशा, आपको पहला चैप्टर सबसे लास्ट चैप्टर में होना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन, जब भी आप किसी सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन वाला पहला चैप्टर होता है, तो वो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर ये है, पर लॉजिकली ये चैप्टर लास्ट में आता है। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? यस सर, रिस्पांस दिया करो। ठीक है, और मैंने आपको एक कोड बना दिया, जानते हो, अगर चीजें समझ में आती हैं तो 1 लिखा करो, नहीं समझ में आई तो 2 लिखो, और अगर दोबारा रिपीटेशन करना है तो क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। ये कोड है जो मैंने बनाया हुआ स्पेशली फॉर लाइव क्लासेस के लिए। रेहान, आई डिस्कस विद यू कि कंट्रीब्यूशन और इंडिजिनाइजेशन वाला क्वेश्चन वो मैं आपके साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन जो होगा वो टॉपिक होगा साइंस एंड टेक का होगा, पहला वाला। अब जैसे आप मुझे बताओ, मैं आपको पार्टिकल फिजिक्स में गार्ड पार्टिकल पढ़ा रहा हूँ, सुनो, मेरे गार्ड पार्टिकल पढ़ा रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ गार्ड पार्टिकल के फादर जो है वो प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस है। तो प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस, जब आप गार्ड पार्टिकल पढ़ रहोगे तो वहीं पर सुन लोगे, अंत में प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस को ज्यादा पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप सेकंड से लेकर 11th तक का चैप्टर पढ़ रहे होगे तो ऑलरेडी पहले चैप्टर में काफी चीजें आ जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो कि मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं, पीटी में तो मैंने बोला 15 क्वेश्चन आपको साइंस से मिलता है। मेंस से मैंने, आप इसका मतलब है कि आपने पहला वाला स्पेशल क्लास नहीं देखा है जहां पे फ्री अपलोड है। मैंने बोला था कि मेंस में जीएस पेपर 3 में कुल अगर 20 क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें से 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, यानी 1/5 पार्ट जो होता है आउट ऑफ 20 वो साइंस का होता है, यानी 50 मार्क्स जो होता है आउट ऑफ 250 जो मार्क्स जो होता है वो साइंस एंड टेक से होता है आपके जीएस पेपर 3 में। ओके, यानी साइंस एंड टेक आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में वेटेज करता है, प्रीलिम्स में तो बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर पर, स्टार्ट करते हैं, है ना। प्रियंका, 2021 में 13 क्वेश्चन आए हैं जो साइंस टेक से आए हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, आपने पहला वीडियो नहीं देखा है। अच्छा, तो सोनू आप पहली क्लास में थे तो आप देख लेना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, कम हियर। ओके, हम स्टार्ट करते हैं।
और एक बात और मैं बता दूं, यूपीएससी ने कहीं ये नहीं लिखा है कि मैं कितने क्वेश्चन पूछूंगा किसी भी सब्जेक्ट से। तो वैसे भी मैं बताऊं कि क्वेश्चन 10 आ रहे हो, 12 आ रहे हो, 13 आ रहे हो, कितने भी रहे हो, लेकिन यू शुड हैव टू गिव द इंपॉर्टेंस टू ऑल चैप्टर्स इक्वली। ठीक है, आपको हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना है। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ पता है, इन्वायरमेंट से 21 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, वहीं देखो 2019 में तो साइंस एंड टेक से 20 क्वेश्चन आ गए। वहीं देखो 2000 उसमें 20 में देखो तो पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन आ गए। आप 2020 में क्वेश्चन पेपर देखो तो पता चला कि मॉडर्न हिस्ट्री जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पूरा साफ, सारे क्वेश्चन एंशिएंट से आ गए। तो सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अनसर्टेनिटी है जो थोड़ी रहती है, तो आप कभी भी किसी सब्जेक्ट को कम नहीं आंक सकते हो, नहीं तो आप सफर कर सकते हो। और इट इज अ मैटर ऑफ योर लाइफ एंड कैरियर, तो आप रिस्क तो ले ही नहीं सकते ना, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए गुड, अब स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। चलिए, और पहला चैप्टर है दैट इज एनर्जी। ओके, अब हो गया पहला चैप्टर एनर्जी। पहला चैप्टर हो गया एनर्जी। चलो कॉपी पे एनर्जी का, और अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एनर्जी में एक्चुअल में क्या क्या है। ओके देखो, एनर्जी में एक्चुअल में, ओके एनर्जी में एक्चुअल में, ठीक है, एनर्जी में एक्चुअल में दो टर्म्स होते हैं जो आपको शुरू में जानने होंगे। तो टू टर्म्स इन एनर्जी इन द बिगिनिंग यू मस्ट बी नो। एक टर्म जिसे हम कहते हैं कैलोरी वैल्यू, ठीक है, एक टर्म जिसे हम कहते हैं कैलोरी वैल्यू, एक टर्म जिसे हम कहते हैं कैलोरी वैल्यू, और दूसरा टर्म आता है दोस्त दैट इज कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। तो एक टर्म जिसे हम कहते हैं कैलोरिक वैल्यू और दूसरा टर्म जिसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यूज, ये दो चीजें आती है। ठीक है, अब समझता हूं, ये जो कैलोरी होती है एक्चुअल में ये फूड के लिए आती है। जो कैलोरी होती है वो फूड के लिए आती है, और जो कैलोरीफिक होती है वो एक्चुअल में फ्यूल के लिए आती है। ध्यान रखना। सो कैलोरी वैल्यू इज एक्चुअली फॉर फूड एनर्जी और कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्चुअली फॉर फ्यूल एनर्जी। अब आप पूछोगे सर फूड एनर्जी क्या होती है? आप मुझे एक बात बताओ, जब आप कुछ भी खाते हो, जैसे आपने खाया, आपने अपने फैट खाया, आपने प्रोटीन खाई, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, तो व्हेनेवर यू पीपल ईट द फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, उसे कुछ एनर्जी मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल मिली। तो जो एनर्जी आपको फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद मिली, वो एनर्जी क्या है? वो एक कैलोरी वैल्यू है। थोड़ा ध्यान दो, जब आप लोग कोई फूड आइटम खरीदते हो, कोई खाना पीना की चीजें खरीदते हो, तो खाने पीने की चीजें जब खरीदते हो तो उसमें लिखा होता है कि पर 100 ग्राम में इस चीज को जूस पीने के बाद इतनी कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो वो जो कैलोरी एनर्जी की बात करते हैं वो एक्चुअल में फूड के लिए होती है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि सर व्हाट इज द कैलोरी, बोलूंगा कि कोई 1 ग्राम ऑफ फूड किसी अमाउंट में ले लो, जितनी एनर्जी निकल रही है खाना खाने के बाद, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, वो कार्बोहाइड्रेट हो, तो उससे जो निकलने वाली एनर्जी होती है वो आपकी कैलोरी वैल्यू कहलाती है। और अगर मैं पूछूं ये बताओ कि सबसे ज्यादा कैलोरी वैल्यू किसकी होती है, तो आपको पता है, मैंने ऑर्डर ही लिखा है, सबसे ज्यादा कैलोरी वैल्यू आपको फैट का मिलता है। यानी अगर आपसे पूछूं 1 ग्राम फैट में, 1 ग्राम फूड में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, यानी किसकी कैलोरी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो आपका आंसर होगा इट्स अ फैट। यू विल ऑलवेज रिमेंबर इट्स अ फैट। एक्सीलेंट गाइस, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन और सबसे कम में कार्बोहाइड्रेट आता है। ठीक है, पर हम एक्चुअल में हम लोग जो बात करने वाले हैं, ओके, तो ये होगी फूड की एनर्जी, होगी किसी अमाउंट में कितनी निकल रही है। वहीं दूसरी तरफ हम एक्चुअल में कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू में एक्चुअल में हम लोग जो बात करते हैं टॉकिंग अबाउट द फ्यूल के बारे में। फ्यूल का मतलब कोल, फ्यूल का मतलब पेट्रोल, फ्यूल का मतलब एलपीजी, सीएनजी, हाइड्रोजन, इन चीजों की बात करते हैं। अब यहां पर अगर मैं पूछूं कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या कहलाता है, जैसे आपने यहां बोला फूड की एनर्जी, वहीं पर मैंने बोला फ्यूल की एनर्जी। अगर मान लो आपने कोल जलाया, मान लो 1 ग्राम कोल जला, ओके, या सम अमाउंट ऑफ पेट्रोल जला, तो उसके जलने के बाद जो एनर्जी आई वो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। वो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? वो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? व्हेन अ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल बर्न इनसाइड द व्हीकल, है ना, व्हेन 1 ग्राम फ्यूल बर्न इनसाइड द व्हीकल, यानी कोई अमाउंट का फ्यूल जब आपकी गाड़ी में जलता है, उसके बाद जो एनर्जी निकलती है वो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। ठीक है, एक्चुअल में जो चैप्टर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम खाने पीने वाली ऊर्जा की बात तो कर नहीं रहे, हम जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या? कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, वो एक्चुअल में क्या है? दैट इज अ कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, सो दिस एंटायर चैप्टर दोस आई एम डिस्कसिंग यू हियर राइट नाउ, इट इज बेस्ड ऑन कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो ये शुरुआत की चीज आपको समझ में आएगी, हम पूरा का पूरा डिस्कशन कैलोरीफिक वैल्यू पे कर रहे हैं। ग्रेट। देखो कुछ बच्चे समझ गए कि यहाँ पर 1 लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप 1 1 लिखते हो ना तो एक सिमेट्री दिखती है, जैसे 2 आता है तो अच्छा एक जगह है। ठीक है, तो यानी कैलोरीफिक वैल्यू को क्या बोलोगे? जब 1 ग्राम फूड में, जब 1 ग्राम 1 ग्राम फ्यूल के जलने के बाद किसी भी व्हीकल में, है ना, जो एनर्जी निकलती है उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी में क्या होता है जरा देखना, है ना। एनर्जी में एक्चुअल में हम लोग जब भी एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ओके, एनर्जी के बहुत सारे, यानी हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो पूरा का पूरा चैप्टर किस पर बेस्ड है? कैलोरीफिक वैल्यू पर बेस्ड है। कैलोरीफिक वैल्यू पर बेस्ड है। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू पर बेस्ड है। गुड, आप समझ लो। अब हम स्टडी ऑफ एनर्जी पर जा रहे हैं। स्टडी ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ऊर्जा की बात कर रहे हैं। अब अगर हम एनर्जी की स्टडी करें तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, है ना। स्टडी ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पैरामीटर्स। सो डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर द स्टडी ऑफ एनर्जी, यानी विभिन्न तरह के, है ना, विभिन्न तरह के शाखाओं में हम ऊर्जा की स्टडी कर सकते हैं, विभिन्न ब्रांचेस में एनर्जी को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए पैरामीटर्स। तो एनर्जी की स्टडी के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स,
पैरामीटर्स, पैरामीटर्स मतलब मानदंड, मापदंड, ठीक है, मापदंड। तो पैरामीटर्स हो गए, पैरामीटर्स मींस मापदंड। अब जरा समझना, जब हम एनर्जी की स्टडी करते हैं दो मापदंड यानी 2 पैरामीटर्स के बेसिस पर हम लोग एनर्जी की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले हैं, इधर देखो। पहला मैंने कहा स्टडी ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज। पहला मैंने बोला स्टडी ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज, ओके। और दूसरा मैंने कहा स्टडी ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूटिलाइजेशन, इट्स अ यूटिलाइजेशन। तो रिसोर्सेज का मतलब होता है कि स्रोत के आधार पर, ठीक है, स्रोत के आधार पर एनर्जी। और यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उपयोगिता के आधार पर ना, जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं उसके अनुसार हम एनर्जी की स्टडी कैसे कर सकते हैं। स्टडी ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज एंड स्टडी ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन, ठीक है, ठीक है। तो 2 पैरामीटर्स हो गए, 2 मानदंड हो गए, ठीक है, फाइन। अब एनर्जी की स्टडी रिसोर्सेज के बेस पे करें तो यहाँ 2 चीजें आती हैं। अगर हम स्टडी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज के बेस पे करें तो यहाँ 2 चीजें आती हैं। क्या आती हैं? पहला जिससे हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, पहला जिससे हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, और दूसरा जिससे हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो फर्स्ट इज अ रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। हिंदी में आपने सुना होगा, इसे हम कहते हैं नवीकरणीय, इसे कहते हैं अनवीकरणीय, ठीक है, यानी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो ये नवीकरणीय हो गया या अनवीकरणीय हो गया, ठीक है। एक ही लिखूंगा इंग्लिश हिंदी में, ठीक है। तो मैं टर्म इंग्लिश में लिखूंगा, बोलूंगा मैं उसकी हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है। तो बी कंफर्टेबल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और जो यूटिलाइजेशन के बेस पर होता है, जो यूटिलाइजेशन के बेस पे होता है, यहाँ पे भी 2 तरह का होता है, ठीक है। इट्स आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, ओके। पहला जिसे हम कहते हैं कन्वेंशनल, पहला जिसे हम कहते हैं कन्वेंशनल, हिंदी मीडियम वालों परंपरागत बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जिसे हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल, दूसरा जिसे हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल, हिंदी वालों गैर परंपरागत बोलते हैं, ठीक है। तो जो परंपरा में है कन्वेंशनल, जो परंपरा में नहीं है, जनरली हम प्रयोग में नहीं लाते हैं, वो नॉन कन्वेंशनल। तो मैंने आपको 2 पैरामीटर बता दिए स्टडी ऑफ एनर्जी के लिए, ठीक है। 2 पैरामीटर फॉर द स्टडी ऑफ एनर्जी। पहला स्टडी को हम रिसोर्सेज के बेस पे स्टडी करते हैं, और दूसरा हम स्टडी उसकी यूटिलाइजेशन के बेसिस पे करते हैं। 2 पैरामीटर्स यू गॉट इट। अब समझना, यहां पे समझो रिन्यूएबल क्या है और नॉन रिन्यूएबल क्या है, जरा समझना, फाइन एवरीबॉडी। असल में क्या होता है, जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, तो ये वो एनर्जी सोर्सेज होते हैं, ओके, बहुत अच्छे। ये वो एनर्जी सोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, जिन्हें हम बार-बार प्रयोग में ला सकते हैं, ओके। हिंदी में बार-बार प्रयोग में ला सकते हैं, अंग्रेजी भाषा में आई विल टेल यू वी कैन यूज इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो पहली चीज होगी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं, है ना, जिनसे हम एनर्जी बार ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब है अगेन एंड अगेन एनर्जी क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये खत्म नहीं होते, ये समाप्त नहीं होते। तो समाप्त नहीं होते मतलब इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, दे आर इनएग्जॉस्टेबल, ये कभी समाप्त नहीं होते, तो दे आर इनएग्जॉस्टेबल, ठीक है। और दूसरी चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग पार्ट दोगे पूरा का पूरा चैट बॉक्स में कि रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जांपल कौन कौन से। पता है, मैं अभी जो चीजें पढ़ा रहा हूं, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती ज्योग्राफी की, तो 6-7 की क्लास की एनसीईआरटी में ये चीजें दी हुई हैं। धीरे धीरे मैंने आपको बोला है कि मैं आपको 0 लेवल से लेके चल रहा हूँ, ठीक है, एकदम बेसिक से उठा रहा हूँ, है ना, उसको अप्लाइड्स के साथ जोड़कर फिर करंट अफेयर से जोड़ दूंगा, फिर करंट अफेयर से जोड़ दूंगा। ये तीनों चीजें इसी हायरार्की में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो मैं अब आप मुझे बताओ रिन्यूएबल के कितने एग्जांपल आप मुझे बता सकते हो ऑन दिस चैट मैसेज पे, ठीक है। सोलर आई एग्री, जिनको नहीं पता या चाहते हैं तो एग्जांपल लिख लेंगे। सन एनर्जी हो गई, ग्रेट, है ना। विंड एनर्जी हो गई, ग्रेट। सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, अग्रीड, ठीक है। सोलर हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ठीक है। थर्मल एनर्जी नहीं है, थर्मल एनर्जी हम कोयले को कहते हैं, कोयला यूज करने के बाद कोयला खत्म हो जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली जियोथर्मल हो जाएगा, आई एग्री, जियोथर्मल एनर्जी है, जिसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, थर्मल एनर्जी है, ठीक है। टाइडल मत बोलो, द बेस्ट पार्ट ऑफ टाइडल की उसी जगह ओशन एनर्जी बोलो, ओशन एनर्जी बोलो। और एक चीज और यहाँ मैं बोलूंगा कि बायोमास एनर्जी बोलो, है ना, बायोमास एनर्जी बोलो। और एक चीज और मैं बोलूंगा कि हाइड्रो पावर प्लांट भी आएगा, एब्सोल्युटली राइट। किसने बोला हाइड्रो पावर प्लांट? ठीक है, शिल्पा ने बोला, ओके। हाइड्रो पावर प्लांट विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ इट, जिसको अपन विद्युत शक्ति कहते हैं, हाँ, हाइड्रो पावर प्लांट, है ना, जल के द्वारा जो विद्युत निर्माण होता है। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल आपने देखे, जगह कम था तो मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओशन एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट, ये सारा का सारा रिन्यूएबल में आता है, ठीक है। और आप सब जानते हो इन केसेस में जब सोलर, विंड, जियोथर्मल वगैरह का यूज करते हैं तो ये नो पोल्यूशन है और यहाँ मिनिमम पोल्यूशन है। यहाँ पर या तो नो पोल्यूशन है और या फिर मिनिमम पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन या तो नहीं होता है या ना के बराबर होता है। तब आप खुद देखो रिन्यूएबल में क्या मिला, अगेन एंड अगेन, इनएग्जॉस्टेबल, नो पोल्यूशन और मिनिमम पोल्यूशन, ये सारी की सारी चीजें आपको रिन्यूएबल में मिल रही हैं, okay, and you people have a lot of examples, solar energy, wind energy, geothermal energy, ocean energy, biomass energy, hydro power plant, ये सारे के सारे आपके these are the example of renewable, okay, these are the example of renewable, ठीक है। याद रखना मैं एकदम जीरो से शुरू कर रहा हूँ और शुरू से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी बच्चे बाद में आएंगे, याद रखिएगा बाद में आएंगे, आपको दिक्कत होगी, फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी समझाने में। इसीलिए मैंने आपसे बोला था, प्रॉमिस लिया था, है ना, आप बीच में मत जाइएगा, है ना, आप पूरी क्लास सुनिएगा। या तो अच्छा है कि आप मत ही सुनिए, वो ज्यादा अच्छा है, ओके। और नहीं सुनना है तो पूरा ढंग से सुनो। तभी मैंने कहा कि 15 डेज पहले चुपचाप मुझे सुनो, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, सो इफ विल कम ऑन सडन इन बिटवीन ना, तो आपको प्रॉब्लम होगी, मैं आपको साफ-साफ बता रहा हूँ, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल में इसका उल्टा कर दो, है ना, क्या हम इन्हें बार-बार प्रयोग में नहीं ला सकते?
क्यों? क्योंकि ये समाप्त हो जाते हैं, एग्जॉस्टेबल है, एग्जॉस्टेबल। अगर एक बार हमने यूज किया तो दोबारा यूज में नहीं ला सकते, एग्जॉस्टेबल हो गया। ये नो पॉल्यूशन मिनिमम पॉल्यूशन है, ये अच्छा खासा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, इनसे अच्छा खासा पॉल्यूशन होता है, इनसे अच्छा खासा पॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछे बताऊं कि आप मुझे नॉन रिन्यूएबल के एग्जांपल दे सकते हो? वेरी गुड, सबसे पहला आंसर मुझे मिला कोल। आई एग्रीड विद एवरीवन गाइस, कोल है जो कि नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, पेट्रोलियम है, एग्रीड पेट्रोलियम भी है, 100% श्योर पेट्रोलियम भी है। आई एग्री विद यू पीपल गाइस, पेट्रोलियम भी है, एकदम ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी भी है, एब्सोल्युटली राइट, न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, बहुत अच्छे। नेचुरल गैसेस भी हैं, एब्सोल्युटली राइट, नेचुरल गैसेस भी हैं, नेचुरल गैसेस भी हैं। ठीक है, तो कोल मिला, पेट्रोल मिला, न्यूक्लियर एनर्जी मिली, नेचुरल गैस मिले, ये सारे के सारे लिमिट्स में है दोस्त। जैसे आपने एक बार कोल यूज कर लिया, कोल खत्म, दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। पेट्रोल है, अगर यूज कर लिया, फॉसिल फ्यूल्स खत्म, आपके नई जनरेशन के लिए नहीं बचेगा। न्यूक्लियर एनर्जी में जैसे हम लोग यूरेनियम थोरियम वगैरह जलाते हैं, ये भी रिजर्व्स होते हैं, ये भी लिमिट्स में होते हैं। जैसे यूरेनियम थोरियम वगैरह यूज कर लें, खत्म हो जाएंगे। नेचुरल गैसेस, दुनिया में बहुत सारी ऐसी जैसे सील गैस है, क्लैचरेट्स है, सारे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए, जो गैसेस के भंडार है वो नेचुरल गैसेस है, वो क्या है? नेचुरल गैसेस। तो ये सारी की सारी जो चीजें आप देख रहे हैं, कोल, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर एनर्जी, नेचुरल गैसेस, ये सारे के सारे एक लिमिट्स में है। इफ वंस यू विल यूज इट, द नेक्स्ट टाइम विल बी नॉट यूज। पीछे की जो 6-7 वीडियोस मैंने स्पेशल क्लासेस में अनअकैडमी में लिया हुआ है, जो आपको मिल जाएगा ओपनली। मैंने वहां बोला था कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है वो किससे बनती है? कोयले से। लगभग 60% पावर जनरेशन पूरी दुनिया में जो होता है वो कोल से होता है, लगभग 60% पावर जनरेशन। और लगभग वाला वर्ड यू ऑलवेज यूज। भारत में भी तकरीबन 58 से 60%, 58 to 60% ऑफ पावर जनरेशन स्टिल इंडिया बिकॉज ऑफ कोल। सो दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और या भारत में भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का सोर्स क्या है? दैट इज कोल, एवरीबॉडी रिमेंबर। ठीक है, पर वो अलग बात है कि नॉन रिन्यूएबल वाला जो आप यूज करोगे 3 के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोबारा आप यूज तो कर नहीं सकते, चाहे कोल, पेट्रोलियम। लेकिन हाँ, और आपको ये भी दिख रहा है दुनिया में सबसे ज्यादा कोल ही यूज हो रहा है, और सबसे ज्यादा मैसिव इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कोल से हो रहा है। जब आपको मैं ग्रीन हाउस गैसेस वैसे पढ़ाऊंगा तो आपसे पूछूंगा, बताओ कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के निकलने के पीछे कारण क्या है? तो आप यही बोलोगे, सर ये जो कोयले वाली इंडस्ट्री है ना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ये है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन का कारण। ओके, ये है सबसे ज्यादा पोल्यूशन का कारण। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, किसी को नहीं है। यहाँ पर एक चीज के बारे में बात करना है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के बारे में। कन्वेंशनल क्या होता है? जो चीजें बिहेवियर में है, जिन्हें हम बिहेवियर में यूज कर रहे हैं, वो चीजें कन्वेंशनल कहलाती हैं। ठीक, अब आप मुझे बताओ कि नॉन रिन्यूएबल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है बिहेवियर में, रिन्यूएबल यूज हो रहा है? नॉन रिन्यूएबल बिहेवियर में ज्यादा यूज हो रहा है या रिन्यूएबल हो रहा है? तो आप सब जानते हो कि सर पूरी इंडिया में भी आपने ऐसे ही बोला कि 60% आजकल इलेक्ट्रिसिटी कोल से है। ठीक है, और उसके बाद पेट्रोलियम भी अच्छा खासा यूज होता है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो नॉन रिन्यूएबल वाले सोर्सेज हम पढ़ रहे थे, रिसोर्सेज पढ़ रहे थे, वो यूटिलाइजेशन के बेसिस पे कन्वेंशन ही है ना। सीधा कहने का मतलब है कि जो कन्वेंशनल एनर्जी होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल नेचर के होते हैं। ठीक है, ज्यादातर सब केसेस में नहीं। अभी मैंने बोला कि 58% के आसपास आपको कोयला हो गया, पेट्रोलियम भी अच्छे खासे अमाउंट में हो गया, तो करीब 70% के आसपास, तो उससे ज्यादा तो ये दो ही मिलकर मैनेज कर लेते हैं तकरीबन। यानी न्यूक्लियर एनर्जी भारत में कितना पता है? करीब 3% पावर जनरेशन आज इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी से है। नेचुरल गैसेस का तो लेस देन 1% है, 1% से भी कम है। तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कोल और पेट्रोलियम जो कन्वेंशनल वाले हैं वो नॉन रिन्यूएबल है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे के सारे कन्वेंशन नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि आज न्यूक्लियर एनर्जी का परसेंटेज 3 है, नेचुरल गैस का परसेंटेज 1 है। जब हाँ न्यूक्लियर एनर्जी कभी जाकर मान लो भविष्य में 2050 में, मान लो 2050 में जाकर न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन भारत में 25% हो जाता है पावर जनरेशन के लिए, उस समय मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी जो कन्वेंशनल है वो न्यूक्लियर एनर्जी जो कि नॉन रिन्यूएबल है वो कन्वेंशनल हो गया। बात समझ में आ रही? ये चीजें ध्यान रखिएगा कि कोल और पेट्रोल जो है, जिनको मैं नॉन रिन्यूएबल बोल रहा हूं, वो तो कन्वेंशनल में आ जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियर क्योंकि 3% है, नेचुरल गैस 1 से कम परसेंटेज है, तो इसको एक्चुअल में हम नहीं रखेंगे। लेकिन समय के साथ हो सकता है, जब मैं आपके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, तो वो 20, 25, 30 साल बाद हो सकता है उस समय इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन हो, आज जो हम सिर्फ 3% पावर जनरेशन यूरेनियम थोरियम से कर रहे हैं, क्या पता वो 25% जनरेट हो जाए। तो 2050 के सिनेरियो से तो होता है न्यूक्लियर एनर्जी में आपको समय कन्वेंशनल बोल रहा हूँ। वही मैंने कहा कि मोस्टली अगर आप देखो तो जो कन्वेंशनल वाले एनर्जीज हैं, मोस्टली जो कन्वेंशन वाले एनर्जी सोर्सेज हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, न कि सारे के सारे कन्वेंशन नॉन रिन्यूएबल होते हैं, एज फॉर एक्सेप्शन न्यूक्लियर एनर्जी एंड नेचुरल गैसेस। ओके, एक्सेप्शंस आर दीस। चलो, अच्छा वैसे ही अगर मैं बोलूं कौन सी ऐसी एनर्जी सोर्सेज है जो बिहेवियर में नहीं है, तो आप खुद बोलोगे। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सोलर, विंड, जियोथर्मल, ओशन, बायोमास इनमें से कुछ यूज कर रहे हैं? बहुत कम, शायद 1% भी नहीं होंगे। जब अपनी क्लास में हाथ उठाते हो तो कितने लोग यूज कर रहे हो? तो ज्यादातर लोग हाथ उठाते हो 100 बच्चों की क्लास में से 200 बच्चों की क्लास में 10 या 12 बच्चे, सर मैं सोलर उठा रहा हूँ। तो ये बताओ 200 बच्चों की क्लास में 12 बच्चों के लिए सोलर कन्वेंशन हो सकता है, जबकि आप सब कोयले को यूज कर रहे हो? ऑफ कोर्स नहीं। तो वही मैंने कहा कि जो नॉन कन्वेंशन है, जो बिहेवियर में नहीं है, ज्यादातर वो रिन्यूएबल वाले हैं। तो रिन्यूएबल वाले जो है दे आर नॉन कन्वेंशनल। क्लियर? दे आर नॉन कन्वेंशनल। अब आए, अब हम लोग अगली हेडिंग, तो ये बेसिक था जो मुझे बताना था, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, द बेसिक वाला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में एनर्जी को कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, मैंने आपको समझा दिया।
अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेट, देखिए हम लोग बात करने वाले हैं स्टडी ऑफ फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। गिव हेडिंग। ये हो गया मेन हेडिंग, स्टडी ऑफ फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। क्या है इसमें समझता, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द ऑर्डर। ठीक है, जो ऑर्डर मैं लिख रहा हूं आप उस ऑर्डर को लिखो। सबसे पहले मैंने लिखा दोस्त कोल। ठीक है, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं उसी तरीके से लिखना कोल। कोल के बाद मैंने लिखा पेट्रोलियम। ठीक है, कोल के बाद मैंने लिखा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बाद मैंने लिखा एलपीजी। एलपीजी के बाद मैंने लिखा सीएनजी। सीएनजी के बाद मैंने लिखा हाइड्रोजन। ठीक है, ये मैंने 4 फ्यूल्स लिख दिया। सो कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी, सीएनजी और हाइड्रोजन। ये जो लिखा है ना, जानते हो इसमें कोल का जो है कैलोरीफिक वैल्यू वो मिनिमम है, और जो हाइड्रोजन है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। यानी कहने का मतलब है जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जो ऑर्डर लिखा मैंने बोला जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं आपको क्या मिल रहा है? जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं आपको मिल रहा है कि कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ रही है। लॉजिक, कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर मैं पूछूं, यानी आप मुझे बताओ जो मैंने ऑर्डर ऑफ फ्यूल लिखा है इसमें सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू आपको किसके मिल रही है? हाइड्रोजन की मिल रही है, डेफिनेटली हाइड्रोजन की मिल रही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ना, आई हैव अनदर क्वेश्चन। मेरा दूसरा क्वेश्चन है जो बताना कि हम कितनी नेचर ऑफ फ्यूल यूज करते हैं। पहले हाउ मेनी नेचर ऑफ फ्यूल वी आर यूजिंग। तो नेचर ऑफ फ्यूल में देखो कोल जो है वो सॉलिड नेचर, सोच के समझ के चीजें बताना। पेट्रोलियम जो है वो लिक्विड नेचर, और जो एलपीजी, सीएनजी और हाइड्रोजन है ये सारे के सारे गैसेस नेचर है। यानी तो यानी हम जो फ्यूल यूज करते हैं, दोस फ्यूल वी आर यूजिंग दे आर ऑल 3 नेचर्स, सॉलिड नेचर, लिक्विड नेचर और गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल। तो हम ये तीनों नेचर के फ्यूल यूज करते हैं। ये भी चीज कंफर्म हो गई। दूसरी चीज जरा समझना, अगर मैं ये पूछूं एक कंक्लूजन में बोलूं तो आई थिंक यू पीपल विल सेटिस्फाइड कि गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल हैव मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल हैव मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर, वेरी क्लियर। क्योंकि नीचे की तरफ सारे के सारे आपको गैस दिख रहे हैं, और गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल में बोल रहा हूं ऊपर से नीचे कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ रही है, तो सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी? गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल की। ठीक है, तो मैंने एक चीज आपको कंफर्म कर दिया इस ऑर्डर में। अब एक काम करो, हम लोग क्या करते हैं पता है, सबसे पहले चलते हैं सॉलिड नेचर ऑफ फ्यूल को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल को डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग पूरा का पूरा गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल को लेकर एक साथ डिस्कस कर लेंगे। लॉजिक समझ आ रहा है? तो सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी सॉलिड नेचर ऑफ फ्यूल। चलो हेडिंग डालो, सॉलिड नेचर ऑफ फ्यूल। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग चलेंगे और इसी ऑर्डर में आप पूरी चीजों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल। और मैं फिर बता रहा हूं, जो बच्चे बीच बीच में जुड़ रहे हैं मत आओ, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम होगी, मैं समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, अब एक और एक दो होता है, जब ये बताऊंगा तब तो लास्ट में चल के बताऊंगा 99 में प्लस जोड़ दो 100 हो जाता है। ये तो आपको तभी समझा पाऊंगा जब आपको ये पता होगा। और मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि मैं 0 लेवल से स्टार्ट करता हूँ। अगर किसी बच्चे को साइंस नहीं आती है कुछ भी, तो मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ, ध्यान रखना। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप ना आए, ठीक है, बीच बीच में आने वाले ना आए। और एक बात और बताता हूँ, आप एनर्जी में अगर नहीं आते ना तो पूरे सेशन में मत आइए, फिर अगला जब हम साइंस थे कभी 2 महीना बाद या 3 महीना बाद एकेडमी बनाएंगे लाइव में, तब आइएगा। क्योंकि एनर्जी से ही आपको स्पेस समझ में आएगा। जब स्पेस में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ लॉन्च व्हीकल्स के बारे में, तो वहां पर प्रोपेलेंट बता रहा हूँ, और प्रोपेलेंट क्या बता रहा हूँ, देख भाई फ्यूल यूज करते हैं। फ्यूल तो यहाँ बढ़ा रहा हूँ, फ्यूल तुमको पता ही नहीं होगा तो तुम कैसे जाके मैं क्रायोजेनिक इंजन में तुमको समझा पाऊंगा जीएसएलवी के केसेस में। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो मत आइए, मेरी आपसे कोई है ना भीड़ थोड़ी बढ़ाना है यहाँ पे। ठीक है, कम लोग रही है लेकिन ऑनेस्ट लोग रही है, ठीक है, और सीरियस लोग रही है। ठीक है, भीड़ वाला पैसा कमाने के लिए अच्छा होता है, सिलेक्शन दिलाने के लिए नहीं। ठीक है, ये मेरी सोच है। सो सॉलिड नेचर ऑफ फ्यूल, फाइन, सॉलिड नेचर ऑफ फ्यूल। सॉलिड नेचर ऑफ फ्यूल पहले बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग है सॉलिड नेचर ऑफ फ्यूल। यू पीपल गिव अ हेडिंग सॉलिड नेचर ऑफ फ्यूल। सॉलिड नेचर ऑफ फ्यूल में हम लोग किसको ले लें, सीधा कोल को ले लेते हैं। ठीक है, अब आपसे बातचीत होती है, आपको पता है कोल कितनी तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोल्स। यहां पे भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे क्वालिटी वाइज बताएंगे। एवरीबडी राइट? 90% लोगों ने जवाब दिया 4 टाइप्स के। ठीक है, अब मैं अगर ये पूछूं, ये बताओ कि कोल में सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा होता है? एनीवन? व्हिच वन इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल? बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल जो होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। क्यों होता है मैं भी थोड़ी देर में प्रूव करता हूं, रुक जाओ। क्या होता है? एंथ्रेसाइट। बहुत अच्छा। एंथ्रेसाइट से इंफीरियर कौन सा होता है? उससे इंफीरियर कौन सा होता है? ठीक है, बिटुमिनस। बिटुमिनस उससे इंफीरियर जो होता है वो बिटुमिनस होता है। ठीक है, उससे इंफीरियर कौन होता है? ठीक है, लिग्नाइट। मतलब जो मेरे बच्चे हैं प्यारे प्यारे से, वो टाइप करके बैठे हुए हैं लिग्नाइट। अच्छा,
लिग्नाइट से भी इन्फीरियर कौन सा होता है? वहां तक कि वो तो पूरी तरह से फॉसिल होके कोल भी नहीं बन पाता है। कई कई जगहों पे तो उसको लिखा भी नहीं गया ना, तो वो है पीट। एब्सोल्युटली राइट। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। और एक चीज है कि मेरे बच्चे ईमानदार हैं और वो ऑनेस्टी के साथ आंसर दे रहे हैं, क्योंकि आप आंसर देने के लिए बहुत अच्छा ना, मोबाइल फोन है, गूगल है, खट से आंसर दे दिया। तो चलिए, जैसे ही बच्चे हैं, बच्चे ही जाने। अभी मैंने 4 तरह के कोल लिख दिया, ठीक है, कोल लिख दिया। सुनो, पता है कि जो भी हम लोगों ने पीछे फ्यूल देखा था, यहाँ देखो, यहाँ जो भी हम लोगों ने फ्यूल देखा था, कोल हो चाहे पेट्रोल हो चाहे एलपीजी हो, इन सब में कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ओके, इनमें क्या होता है? इनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वी आर कॉलिंग देम एज अ हाइड्रोकार्बन। इन हाइड्रोकार्बन, यानी कोल एक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। पेट्रोल एक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। एलपीजी हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन से बना होता है। ओके, सीएनजी भी हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन से बना होता है, यानी कोल भी हाइड्रोकार्बन हो गया। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि फ्यूल्स को हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं, तो सीधे केमिस्ट्री में चले जाओ, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये सारे के सारे कोल्स भी हाइड्रोकार्बन हो गए। समझ आ रहा है? बता रहा हूँ, सारे के सारे कोल्स आर आल्सो हाइड्रोकार्बन हो गए। ठीक है, अब समझो। अब यहाँ पे एक चीज देख रहा हूँ कि कार्बन कंटेंट कितना है, मतलब हाइड्रोकार्बन अगर है वो कार्बन हाइड्रोजन का बना है, तो उसमें अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट कितना है? एंथ्रासाइट जो कोल होते हैं उसमें अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट होते हैं 85% से ज्यादा, मोर देन 85%। और जो पीट कोल है उसमें कार्बन कंटेंट होता है 35% से कम। और जब हम पीट से एंथ्रासाइट की तरफ चलते हैं तो अमाउंट ऑफ जो कार्बन कंटेंट होता है वो बढ़ता जाता है। अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट जो होता है वो बढ़ता जाता है। सो नीचे से ऊपर की तरफ आपको कार्बन कंटेंट बढ़ता है। अगर आप लिग्नाइट पे जाओ तो 35 टू 55 आता है, बिटुमिनस पे जाओ तो 55% से 85 के बीच आता है, यानी डाउन टू अप साइड। इसलिए मैंने पहले आपसे कहा कि दोस्तों ना, आप एक ऑर्डर तैयार कर लो और इसी ऑर्डर में कोल याद रखो, एंथ्रासाइट, देन बिटुमिनस, देन लिग्नाइट एंड देन पीट। ठीक है, और ये भी मैंने कहा कि अगर आप कोल में जाओगे तो इन सब कोल्स में देखोगे तो ये कार्बन की वैल्यूज अलग अलग होती है, सारे के सारे हाइड्रोकार्बन, बट द अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट इज चेंज्ड। सबसे ज्यादा कार्बन किसमें कार्बन कंटेंट? एंथ्रासाइट। सबसे कम किसमें? पीट। अब देखो, अब अगला डिफरेंस मैं आपसे बात कर रहा हूं बर्निंग एफिशिएंसी के बेसिस पर। अगला मैं आपसे बात कर रहा हूं बर्निंग एफिशिएंसी के बेसिस पर, मतलब किसकी जलने की क्षमता सबसे ज्यादा है। बर्निंग एफिशिएंसी मींस व्हिच वन बर्न इफेक्टिवली। तो आप ध्यान देना, जिस भी कोल में कार्बन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, जिस भी कोल में कार्बन की कंटेंट सबसे ज्यादा होगी, उसकी बर्निंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम। और जिसमें 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 कार्बन कंटेंट सबसे कम होगा, उसकी बर्निंग एफिशिएंसी मिनिमम होगी। तो नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? बर्निंग एफिशिएंसी ऑफ कोल जो है वो बढ़ रहा है, बर्निंग एफिशिएंसी ऑफ कोल जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब सुनो, अब यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट के बारे में। आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई फ्यूल है वो बहुत अच्छे तरीके से जल रहा है, और वहां पे मैं 2 चीजें पूछ रहा हूँ, एक पूछ रहा हूँ हीट के बारे में, दूसरा पूछ रहा हूँ स्मोक के बारे में, और तीसरा पूछ रहा हूँ उसके जलने के बाद जो राख बचती है। राख मींस दैट इज एश कंटेंट, ASH, राख मींस एश कंटेंट। इन 3 पर मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, तो आप क्या जवाब दोगे? माई क्वेश्चन इज, इफ अ फ्यूल बर्न इफेक्टिवली, और कोई फ्यूल बहुत अच्छे तरीके से जलता है, तो उसमें 3 रिजल्ट मैं पूछना चाहूँ, उसका हीट क्या होगा, उसमें स्मोक क्या होगा, और उसमें ऐश क्या होगा। ठीक है, और वहीं पर अगर कोई फ्यूल गंदे तरीके से जलता है तो उसमें हीट कंटेंट क्या होगा, उसमें धुआं या स्मोक कितना होगा, और उसमें जो बचने वाली राख है यानी ऐश कंटेंट है वो कितना होगा। ठीक है, ऐश कितना होगा। अब देखो, मैं आपको ना एक एग्जांपल ले चलता हूँ। हाँ, इधर नॉर्थ इंडिया में इस समय विंटर चल रहा है। मैं भी इंदौर में, जहां से मैं अभी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, अब लाइव क्लास में आई कैन से एनीवेयर, लेकिन आप देखना हर 4-5 दिन बाद मैं बोलूंगा मैं बेंगलोर में बैठा हूँ, मैं भोपाल में बैठा हूँ, ठीक है, मैं हैदराबाद में बैठा हूँ, मतलब आई यूज दिस टाइप। अभी मैं कहूँ इंदौर में। ठीक है, आपको सर आपने जैकेट नहीं पहनी, इंदौर में ठंड है, कमरा बंद है, और मैंने टी शर्ट पहन रखी है, इसलिए मैंने जैकेट नहीं पहनी, बट आई हैव माय जैकेट। ओके, आई हैव माय जैकेट। ठीक है, सो सीधा मैं कह रहा हूँ कि जब आप लकड़ियां जलाते हो, मेरे एग्जांपल्स बड़े बिहेवियरल होते हैं। ठीक है, आप इमेजिन करो जब लकड़ियां जलाते हो, मैं तो गाँव में क्या होता है ठंड में ना, जब मैं छोटा था तो मेरी दादी वादी हम लोग क्या करते थे, लकड़ियां जलाते थे। ठीक है, और लकड़ियां जलाने के बाद क्या करते थे, है ना, उसे फूंक भी मारते थे, याद है, फूंक मारते थे। तो लकड़ियां जलाते थे तो उसमें सोचो होता क्या था, जब लकड़ियां अच्छे तरीके से जलती थी तो हीट अच्छा खासा आता था। ठीक है, हीट अच्छा खासा आता था, और जब लकड़ी अच्छी तरह जलती थी हीट अच्छा आता था और धुआं कम आता था। तो जब वो लकड़ी अच्छी तरह जलना बंद कर रही थी तो फूंक करके केरोसिन डाल के उसे जलाते थे, ड्राई वुड, डेफिनेटली ड्राई वुड वगैरह। ठीक है, समझ में आ गया। तो वही लकड़ी जो हम लोगों ने वुड को बर्निंग की थी, वुड बर्निंग की थी, और वो वुड बर्निंग अच्छी तरीके से हो रहा था तो हीट ज्यादा निकल रहा था, धुआं कम हो रहा था। तो वही चीज यहाँ भी है ना, उसी लॉजिक को जोड़ो। अगर कोई कोयला है उसकी बर्निंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है तो उसका हीट जो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसमें जो धुआं होगा वो मिनिमम होगा। और अगर कोई फ्यूल अच्छे तरीके से एस कंटेंट भी क्या होगा, वो बहुत लेस होगा, उसमें राख भी बहुत कम बचते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो जल जाते हैं अच्छे तरीके से, तो जो राख या ऐश कंटेंट होता है बहुत कम बचते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पीट की बात करें जो कि सबसे गंदे तरीके से जलता है, तो उसका हीट क्या होगा, बहुत कम होगा, मिनिमम होगा। स्मोक होगा जो होगा बहुत ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। ऐश कंटेंट जो है वो कहाँ होगा, बहुत ज्यादा होगा, हाई होगा, हाई ऐश कंटेंट होगा, हाई ऐश कंटेंट होगा। ठीक है, अब देखो आप लोग लॉजिकली समझ चुके हो व्हाई एंथ्रासाइट इज द बेस्ट कोल एंड व्हाई पीट इज द वर्स्ट कोल।
ठीक है, यही यूपीएससी है। यूपीएससी लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, व्हाई दिस इज द बेस्ट कॉल एंड व्हाई दिस इज द वर्स्ट कॉल। मैंने इन चीजों को डिफरेंशिएट कर यहां प्रूव कर दिया है। ठीक है, वेरी गुड। एवरीबॉडी हैज गिवन वन स्टेटमेंट एक्सेल। अभी आपके पेपर का क्वेश्चन होने वाला है 2020 का, थोड़ी देर में होगा। ठीक है, और मैं सिर्फ बताऊंगा, देखो अब मैंने आपको बढ़ाया यूपीएससी 2020 का वो लॉजिकल क्वेश्चन जो कोल ऐश वाला था वो आप कर सकते हो, अभी भी कर नहीं सकते, थोड़ी देर बात करोगे। अच्छा, ये हमने एक जनरल आइडिया पढ़ा कोल के बारे में। मेरा एक क्वेश्चन आप सबसे है, ठीक है, वेरी गुड एक्सेल, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, माय गॉड, इतने मैसेज, इतने रिप्लाईज, बहुत अच्छा। अब सुनो, आई एम सो हैप्पी दैट टू बी अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी, ग्रेट। अपने दोस्तों को जोड़ लो, अपने दोस्तों को जोड़ लो, ठीक है, खासतौर से जो हिंदी मीडियम वाले हो ना, वो जरूर जुड़ जाना, ठीक है। आप लोगों के केस में बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, मैंने लिटरली देखा। अब मैं से कहता हूँ हिंदी में सिलेक्शन क्यों कम होता है, क्यों कम होता है, रीजन एक साइंस टेक भी है उसमें, रीजन सीसैट भी और रीजन साइंस टेक भी। आप लोग ना साइंस टेक को बहुत हल्के में ले लियो, वैसे वो है हल्का, लेकिन उस हल्के को भी आप समझ नहीं पा रहे हो, उस हल्के में कैसे करना है। ओके, नहीं आप ऐड करो, मैंने बोला सबको ऐड करने के लिए। भाई देखो, मेरी लाइफ का एक लिमिट टाइम है, आप उतनी टाइम में लाइफ, आपको पता है अनअकैडमी वगैरह से जुड़ने से एक फायदा मुझे क्या मिलने वाला है, कोर्सेज थोड़े सस्ते हैं, जनरल प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजी अच्छी यूज करते हैं, आसानी से हम पहुंच सकते हैं गांव गांव तक। 20 सालों में पहुंचा, मैं उतना नहीं पहुंच पाया फेस टू फेस क्लासेस लेते लेते, जितना मेरी बुक आने के बाद मैं आप तक पहुंचा और जितना मैं ऑनलाइन आने पर आपके साथ पहुंच जाऊंगा, मुझे पता है। भाई आपको भी लाइफ में बहुत सारे काम करने हैं, है ना, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, लोगों की मदद करनी है, सोशल वर्क करना है, हमें भी तो करना है। हमारा क्या हो सकता है, हमारा यही हो सकता है कि मैं ईमानदारी के साथ आपको पढ़ा दूं, बस खत्म। हमारी ना, मैं ईमानदारी से आपको पढ़ा दूं, तो बस मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूं। अब मैं अपनी जिंदगी जितने ज्यादा लोगों से जुड़कर पढ़ा दूं वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चले, अच्छा आप लोग ना, मुझे मैंने पहले ही बोला कि आप मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं वीडियोस वगैरह वहां भी, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये भी प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और दोस्त पीपल आर हिंदी मीडियम, ठीक है, आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपका बहुत ख्याल रखता हूँ, ठीक है। स्पेशली आई एम टेलिंग यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि आई हैव आल्सो डन माय ऑल द एंटायर स्टडीज इन द हिंदी मीडियम। वो तो ठीक है, मेरा एडमिशन हो गया, थोड़ी मैथ साइंस अच्छा था, आई गॉट एडमिशन आईआईटी दिल्ली, बड़ा अच्छा था, बड़ा नाम हुआ, लेकिन एक्चुअली मैं भी हिंदी मीडियम का ही हूँ, ठीक है, बट आई नो एवरीथिंग वेरी वेल, ठीक है। चलिए, तो फेसबुक पे भी, फेसबुक पे पेज है, वहां पे यूपल कनेक्ट रखते हैं, वो काफी अच्छा है, ठीक है। संजय सर, मैं संजय सर की मैं भी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, ही इज अ वेरी गुड टीचर, और देखो वो ना अध्यापक के साथ साथ इंसान भी बहुत अच्छा है। चल, सो यहाँ पर कहीं और जाने की जरूरत है, यहाँ पर। अच्छा, यू जस्ट कम, हम लोग थोड़ी बात कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई थिंक पीपल आर नॉट गेटिंग बोर, है ना, आप, है ना, इंटरेस्ट बना के रखना भी। आपको पता है, मैं आपको पहले ही बोलता हूँ, कलाम साहब का स्टूडेंट हूँ, तो कलाम साहब जब हम लोग की क्लासेस लेते थे ना, तो वो हमेशा क्लास को इंटरेस्ट बना के रखते थे, वो कोई बोर नहीं होने देते थे। और उनको पता है एक समय के बाद जो बच्चे होते हैं उनकी एनर्जी एफिशिएंसी कम होती है, तो थोड़ी सी वो हंसा देते थे, थोड़े जोक्स ऐसे मार देते थे, जिससे क्या होता था, हम लोग रिफ्रेश हो जाते थे। और एक लंबी लंबी क्लास 2 आवर्स तक या 3-4, आप लोग तो 2-2 घंटे क्लास में बैठे हो, 6-6 घंटे क्लास, है ना, 6-6 घंटे की क्लास नॉन स्टॉप पढ़ाते थे, और मतलब बोर नहीं होते थे, टाइम बीत जाता था। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी भाई हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके फाइन, आई जस्ट टोल्ड यू गाइस मेनी ऑफ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। चलिए, सो कनेक्टेड, सो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, अब यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज और बताता हूँ, पहली क्लास है, मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझना, यहाँ सिर्फ यहाँ, बाहर नहीं, यहाँ पे नहीं, तो बाहर आके चल चाय पीने चलते हैं, बोला नहीं, यहाँ वाला है ना। द रीजन इज वेरी सिंपल कि आपके पास अगर कोई भी क्वेरीज हो, ठीक है, तो मुझसे पूछ लेना। एंड लाइफ में 3 लोग ऐसे हैं जहां पर कभी भी कंप्रोमाइज मत करना, कभी पैसे मत देखना, कभी कुछ भी हो, मतलब 3 पीपल्स इन योर लाइफ शुड बी वेरी एक्सपीरियंस्ड, जो बहुत मैटर करता है। तो पहला, द बेस्ट टीचर, द बेस्ट लायर एंड द बेस्ट डॉक्टर। तो उसमें एक टीचर भी आता है, जो मैं ऑलवेज आई स्पीक इन द क्लास, ऑलवेज स्पोक इन द क्लास। जिंदगी में इन 3 लोगों के साथ कभी भी कंप्रोमाइज मत करना। तो 1, बेस्ट लॉयर चुनना, कभी भी कोई केस हो, चाहे कितना पैसा लग जाए, चाहे कितनी रिक्वेस्ट हाथ पैर जोड़ना पड़ जाए। बेस्ट डॉक्टर, चाहे कितना पैसा लग जाए, उसे कितने हाथ पैर जोड़ने पड़ जाए। और चाहे तो बेस्ट टीचर का एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ, बेस्ट कुछ नहीं होता, बेस्ट तो स्टूडेंट से प्रूफ होता है कि टीचर इज बेस्ट और नॉट, द डॉक्टर इज बेस्ट और नॉट, ठीक है। तो मेरे प्रोफेशन में तो मैं ये कहता हूँ कि आई एम द बेस्ट, ये बच्चों के सिलेक्शन से प्रूफ होता है, मेरे कहने से नहीं, ठीक है। चलिए, सो टीचर, लॉयर एंड डॉक्टर शुड ऑलवेज कीप बेस्ट इन योर लाइफ एंड दैट इज मैटर ऑफ योर लाइफ। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं, चलिए, हो गई थोड़ा इंट्रोडक्शन, 2 मिनट। अब हमने ये 4 तरह के कोड लिखे हैं, जो दोस्त यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि ये जो चारों कोल है, इंडिया में सबसे ज्यादा कोल कौन सा होता है, क्योंकि मुझे इंडिया के साथ पकड़ना है। ओके, नहीं पता है, इंडिया में सबसे ज्यादा तो लिग्नाइट होता है, लेकिन इंडिया में ओवरऑल बिटुमिनस और लिग्नाइट ज्यादा मिलता है, ठीक है, फाइन। इवन इंडिया में तो लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करके एक कंपनी भी बनी हुई है, नवेली वगैरह, देखो लोग लिख रहे हैं, इट्स राइट, ठीक है। तो इंडिया में अगर मैं पूछूं कि इंडिया में फिर कोल कैसे हुए, जो मैंने घेर दिया, तो आप बोलोगे सर इंडिया के पास बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल नहीं होता है, तो हमारे पास क्या होता है, एवरेज क्वालिटी ऑफ कोल। मैं आपसे बोलूंगा इंडिया हैव अ एवरेज क्वालिटी ऑफ कोल।
एवरेज या बिलो एवरेज भी बोल सकते हो, चलेगा, ठीक है, एवरेज और बिलो एवरेज भी चलेगा, आई अंडरस्टूड। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर इंडिया की कोल क्वालिटी एवरेज या बिलो एवरेज है, तो अगर मैं बताऊं कि व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम विद द इंडियन कोल, अगर मैं पूछूं कि व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम विद द इंडियन कोल, आप समझिएगा, मैं इंडिया के रेफरेंस से पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन 2 बार आपके पेपर में आ चुका है, ठीक है, और ये कंसेप्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल रटकर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, एक बच्चे ने मुझे आंसर भी दिया, रवि ने, हाई एश कंटेंट, बहुत बढ़िया। इंडिया का कोल जो है ना, यही क्वेश्चन पूछा भी था उन्होंने 2020 में, इंडिया का जो कोल है वो एवरेज और बिलो एवरेज है। इसका मतलब इंडिया के कोल में जो हीट निकलता है वो काफी कम निकलता है, यानी हमारे कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बना पाने में ज्यादा उतनी क्षमता है नहीं। द सेकंड टाइम अगर हम स्मोक की बात करें तो हमारे कोयले से स्मोक भी बहुत होता है, मोर होता है, धुआं बहुत निकलता है, और हमारे कोयले से जलने से जो एस कंटेंट होता है वो काफी ज्यादा होता है, एस कंटेंट इज वेरी हाई, एस कंटेंट इज वेरी हाई। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि हमारे कोयले के जलने से जो कोयले का राख होता है वो ज्यादा निकलता है, ठीक है। तो व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम विद द इंडियन कोल, लेस हीट, मोर स्मोक एंड मोर एश कंटेंट, ठीक है। और ये पूछा था इंडियन कोल हैव हाई एश कंटेंट 2020 प्रीलिम्स, याद है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन मैंने स्पेशल क्लास में कराया हुआ है, ओके, ये क्वेश्चन 2020 के प्रीलिम्स में आया हुआ है, ठीक है। और फिर मैं बता रहा हूँ आईएएस आस्क्ड द लॉजिकल क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन कहीं आप रट के नहीं कर पाएंगे। अब आप खुद बताओ, मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया उस बेसिस पे आप 2020 के प्रीलिम्स क्वेश्चन को समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो? सिर्फ यही बताने का उद्देश्य है, यूपीएससी में क्वेश्चंस लॉजिकल आते हैं, और ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है हिस्ट्री पॉलिटी की तरह आपकी किताब पढ़े हो समझ ले, आपको मुझे सुनना पड़ेगा इन चीजों को एग्जाम के हिसाब से समझने के लिए। और ये क्वेश्चन दोस्त 2010 में नहीं आया, क्वेश्चन आप देखना 2011 के पीटी में भी यही क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। चलिए, सो ये हमने इंडियन कोल के बारे में बताया। इंडियन कोल के बारे में जानते हो, ये तो आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देख लिए क्या क्या इंडियन कोल पर। इंडियन कोल में एक बेनिफिट भी होता है, ठीक है, ऐसे जानते हो तुम लोग? में एक बार क्वेश्चन पूछा 2011 में, ठीक है, आई नीड सम स्पेस, तो मैं थोड़ी जगह बना रहा हूँ, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, देखना, क्वेश्चन पूछा कि फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, यानी कोयले के जलने से, ओके, फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, ये क्वेश्चन 2011 के पीटी में पूछा गया, कोयले के जलने से यानी आफ्टर बर्निंग ऑफ कोल फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, व्हिच टाइप ऑफ पॉल्यूटिंग गैसेस एमिट इन द एटमॉस्फेयर, व्हिच टाइप ऑफ पॉल्यूटिंग गैसेस एमिट इन द एटमॉस्फेयर, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो वहां पर ऑप्शन उन्होंने CO2 भी लिखा था, SO2 भी लिखा था और नॉक्सेस भी लिखा था। फिलहाल वहां पे तीनों आंसर सही थे। मेरा सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर मैं पूछूं कि कोयले के जलने से CO2 SO2 और नॉक्स चलता है, निकलता है एज अ पोल्यूशन, ठीक है, तो इनमें से सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा है जो डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हिट करता है? दिस माय क्वेश्चन है ना। वैसे तो ऑल CO2 SO2 नॉक्सेस आर डेंजरस, बट माय क्वेश्चन इज व्हिच वन डायरेक्टली हिट टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म? नहीं दोस्त, आप में से काफी लोग गलत आंसर दे रहे हो। डायरेक्टली हिट टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म SO2 होता है, CO2 भी करता है, नॉक्सेस भी करता है, लेकिन वो टाइम लेता है, वो आएगा, ग्लोबल वार्मिंग करेगा, मेल्टिंग ऑफ आइस होगी, एरिया जो सबमर्ज है वो पानी के अंदर डूबेगा, तो इट्स अ टाइम टेकिंग। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? डायरेक्टली हिट टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेरा कहने का मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ह्यूमन की बॉडी के अंदर इनहेल करके अंदर आ जाता है। ह्यूमन की बॉडी में अगर इनहेल करके सल्फर डाइऑक्साइड अंदर आ गया तो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को परेशान करता है, आपके नर्वस सिस्टम को परेशान करता है ना, हार्ट अटैक और इस तरह की दिक्कत होती है, अस्थमा टाइप की प्रॉब्लम होती है, यानी यहाँ पर डेथ होने के चांसेस होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर ये प्लांट्स के अंदर जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, इवन ह्यूमन ही नहीं, अदर एनिमल्स आल्सो, ह्यूमन एंड एनिमल्स, अदर एनिमल्स की बात कर रहा हूं, तो दे आर सफरिंग सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम, है ना, ये सारे उनमें डैमेज होते हैं। और कहीं प्लांट्स के अंदर भी अगर देखो तो प्लांट्स के क्लोरोफिल मर जाते हैं, और प्लांट के क्लोरोफिल मर जाते हैं उसको हम बोलते हैं क्लोरोसिस। क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस बोलते हैं, डेथ ऑफ क्लोरोफिल। आप मुझे बताओ, अगर किसी प्लांट का क्लोरोफिल मर गया, अगर किसी प्लांट का क्लोरोफिल मर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? प्लांट मर रहा है या नहीं मर रहा है? लिटरली मर रहा है, फाइन। अच्छा, दूसरी चीज, उस प्लांट की हाइट काफी कम हो जाती है, कहते हैं ड्वार्फिज्म, जिसको कहते हैं ड्वार्फिज्म, बर्नअपन जिसे आप लोग बोलते हो, ड्वार्फिज्म बोलते हैं। प्लांट्स की ओवरऑल जो ग्रोथ होती है रुक जाती है, उसको स्टंटिंग बोलते हैं, स्टंटिंग बोलते हैं। इस तरह से देयर इज मैसिव प्रॉब्लम जनरेटेड बिकॉज ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन याद रखना, ये क्वेश्चन जब यूपीएससी 2011 ने पूछा तो उन्होंने तीनों गैसेस के नाम दिए थे, तो एमिशन वाइज तो तीनों गैसेस हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्टली खतरनाक की बात होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। दोस्त, डायरेक्टली हिट टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड। अब सुनो, एक चीज और सुनो, असल में क्या होता है कि ये तो कंफर्म हो गया कि सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा खतरनाक है। मेरा सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछना है कि आपको पता है या नहीं पता है, जो इंडियन कोल है वो एक मामले में बेहतर भी है। क्या इंडियन कोल एक मामले में बेहतर है? जो इंडिया का कोल है उसमें अमाउंट ऑफ सल्फर कंटेंट कम होता है। ओके, इंडिया का जो कोल है उसमें अमाउंट ऑफ सल्फर कंटेंट जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इंडिया के कोल में सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन कम होता है। कहने का मतलब ये, देखो, कोल के अंदर ही कार्बन होता है, कोल के अंदर ही सल्फर होता है, कोल के अंदर ही नाइट्रोजन होता है। यही कोल के अंदर का कार्बन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो CO2 एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन निकालता है। यही सल्फर जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, जो सल्फर कोल के अंदर होता है सल्फर डाइऑक्साइड निकालता है। यही जो कार्बन के अंदर होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकालता है। तो मैं बोल रहा हूं कि जो इंडियन कोल होता है उनके कोल में सल्फर की मात्रा कम होती है, इसलिए इंडियन कोल से सल्फर डाइऑक्साइड कम निकलता है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा खतरनाक है। तो एक रेफरेंस मैंने बोला इंडियन कोल के साथ एक फायदा है, वो सुन लो, ये आपको जानना चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर आपने 2010 में पूछा था, इंडियन कोल में क्या क्या फीचर होता है? तो हाई एस कंटेंट, लेस हीट,
लेस सल्फर, ये आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपके यहाँ लगे हाथ 3 से 4 क्वेश्चन आपके यूपीएससी के करा दिए और मैंने ये भी समझा दिया द इंटायर क्वेश्चन पेपर इज कंसेप्ट बेस्ड। इसमें कोई करंट अफेयर्स नहीं था दोस्त, कोई करंट अफेयर्स नहीं था, सिर्फ एक लॉजिक था जिसके बेसिस पे आप चीजों को जोड़ लिए और एक ही कंसेप्ट पर 4 बार यूपीएससी के क्वेश्चन पूछे। और इसीलिए कह रहा हूं कि साइंस एंड टेक भी बहुत मजेदार है एंड यू कैन अंडरस्टैंड एंटायर थिंग। सो सबके आंसर्स 1 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब हम लोगों ने कोयला वाला पार्ट कर लिया। ओके, कोयला वाला पार्ट कर लिया। एक चीज और कोयले से रिलेटेड क्वेश्चन और बताना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 2020 में या 19 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सुनो। जब कोल की रेगुलेशन की बात होती है ना, कोल की रेगुलेशन की बात होती है, भारत में कोल का नियंत्रण कैसे किया जाए। मेरे ख्याल से आप लोग के नोट्स भी धीरे धीरे बनते जा रहे हैं ना। मेरी स्पीड ठीक है, माय स्पीड इज फाइन, बहुत तेज नहीं हुआ, स्लो स्लो एवरेज हूं, ठीक है, ग्रेट। आपके नोट्स ही बनते जा रहे हैं, बनाते रहो नोट्स, ठीक है। जब कोल की रेगुलेशन की बात होती है तो जानते हो क्या होता है, परफेक्टली ग्रेट, सही है, ठीक है, स्पीड इज फाइन। जब कोल की रेगुलेशन की बात होती है, पता है जब देश आजाद होता है 1947 में, ओके, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट 1947। सो ये जो पूरे के पूरे कोल ब्लॉक्स होते हैं ना, कोल ब्लॉक्स या कोल माइंस जो भी हैं, ये सब प्राइवेट सेक्टर के हैंड में होते हैं, सब प्राइवेट सेक्टर के हैंड में होते हैं। अंग्रेज इन प्राइवेट कंपनियों को देकर चले जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है 1947, ठीक है। अब होता क्या है, अब जब ये प्राइवेट कंपनीज के हाथ में होता है तो आप खुद जानते हो प्राइवेट कंपनीज का मतलब ये एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा खनन करेंगे उसका, एक्सप्लोरेशन करेंगे उसका, माइनिंग करेंगे उसका, बेचेंगे उसका, कमाएंगे पैसा, ठीक है। तो ये एक तरह के जो इस तरह के रिसोर्सेज होते हैं वो राष्ट्र की संपत्ति होते हैं, नेशनल एसेट होते हैं। तो अब क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी के पीरियड टाइम है, एकदम सही है ना, इंदिरा गांधी के पीरियड ऑफ टाइम में क्वेश्चन पूछा गया, कीर्ति यू आर राइट, इसका आपने क्वेश्चन पेपर देखा है ना, और मैंने पीछे भी डिस्कशन किए 5-6 वीडियोस में स्पेशल क्लास में। इंदिरा गांधी के पीरियड में जो कोल वाला पूरा ब्लॉक है उसका नेशनलाइज होता है, वो नेशनलाइज होता है, उसका नेशनलाइजेशन कराया जाता है, यानी उसका राष्ट्रीयकरण कराया जाता है और ये सरकार के कंट्रोल के अंदर ले लिया जाता है। सुनो 1976, देखो ईयर तक लोग बता रहे हैं, ग्रेट, ठीक है, अच्छा है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 के पीटी में पूछा हुआ लोग, ये क्वेश्चन ऑफ। तो सर ये तो टेक्नोलॉजी को इन्होंने कई कई चीजों से जोड़ा है। हाँ, और मेरी एक आदत है, एक भी क्वेश्चन अगर यूपीएससी ने कहीं पूछ दिया ना तो मैं डिस्कस जरूर करता हूँ, इट्स माय नेचर। 2019 में आया, ठीक है। अच्छा है कि मेरे बच्चे जागरूक बच्चे हैं, वो ये पक्का जान जाएंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। लिटरली बताओ, अगर पेपर देखोगे ना तो आप समझ जाओगे मैं आपको क्या करा रहा हूँ। अगर पेपर नहीं देखोगे ना तो मैं आपको कुछ भी, क्या कोई भी आपको कुछ भी बढ़ा सकता है। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो नॉन सीरियस बच्चे होते हैं, ऐसे नॉन सीरियस। इसलिए मैंने कहा सारे बच्चों को बुलाओ और यहाँ कहो कि मुझसे सुने फेस टू फेस में, कम से कम आग तो खुल जाए, ओके, तो चलेगा। अच्छा, इंदिरा गांधी के टाइम में पूरा का नेशनलाइजेशन होता है। और सुनो, कोल ब्लॉक्स जो होते हैं, कोल ब्लॉक जो होते हैं, जब वो राष्ट्रीयकरण हो जाता है, नेशनलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, ठीक है। जो नेशनलाइजेशन होता है, जो कोल ब्लॉक्स का जो नेशनलाइजेशन होता है, अब इसका कंट्रोल कैसे होगा। अब सरकारें क्या होती हैं, जो सरकार होती है वो कोल ब्लॉक्स को देती है, किसको देती है, कोई प्राइवेट कंपनीज को, तुम लो इससे एक्सप्लोरेशन वर्क करो, कुछ भी। वो किस बेसिस पर होता है, किस बेसिस पर होता है, तो याद रखना वो ओपन ऑक्शन के बेसिस पर होता है। ओपन ऑक्शन, ओपन ऑक्शन जानते हो, मूवीज में देखा होगा कि मिनिमम वैल्यू होती है, वो सरकार डिसाइड कर लेती है। मान लो 1000 करोड़ रुपए सरकार ने डिसाइड कर लिया, ये वाला जो कोल ब्लॉक्स है वो हम देंगे किसी कंपनी को। अब यहाँ रीड होगा, ओपन ऑक्शन होगा, खुला खुल्ला। अब जो कंपनी आएंगी उस समय मीटिंग होगी, जो भी कंपनी आएंगी, जो 1001, 1000, 2000 जो सबसे ज्यादा देगा, एग्जैक्टली नीलामी टाइप का है ना, उसको दे दिया जाएगा उस कोल को, और यहाँ सरकार के पास पैसा आना हो जाएगा। और इससे पूरा का पूरा एक कंट्रोल भी होगा। जब दिया जाएगा ना तो उसका एक कंट्रोल तरीके से रखा जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इन कोल माइंस, इन कोल ब्लॉक्स का क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, ओके, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने 2019 में पूछा है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने कोल वाले पार्ट को खत्म कर लिया। कोल से जुड़े जितने भी क्वेश्चन है पीछे के 2011 से लेकर 2021 तक, करीब 4 से 5 क्वेश्चन कोल पर आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर कर लिए हैं। और 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, मेरे ख्याल से 6 डेज के बाद, याद रखिएगा आप सब, हम सब यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के आए होंगे, हम लोग बैठेंगे और सामने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तब तक आप अपने बुक का अरेंजमेंट कर लीजिएगा, नोट्स मेरे साथ चलते रहिएगा, ठीक है। नहीं बुक है तो किसी से फोटो ले लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, लेकिन इसको करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, अब जैसे क्वेश्चन पूछा सर, जो पूछने वाला हो वो भी बताइएगा। तो ये जो कोल है ये पूछने वाला नहीं है। अगर बताइए 2010 में पूछा गया है, उसके बाद 5 बार और आया है, तो क्या 2010 से पूछा नहीं गया है क्या 5 बार? नहीं, बात समझ रहे। अब यही थोड़ी इमेच्योरिटी वाली बात है। इनको लग रहा है जो 5 बार पूछा गया क्वेश्चन बताया, इनको ये नहीं लग रहा है कि 2010 में पूछा गया तो इसका मतलब सर फिर आगे भी पूछा गया 11 में, उसके बाद फिर इधर 19 में आया, सर 20 में आया, तो क्या किया जाए। ये मतलब ये 4 बार क्वेश्चन आ गया तो अगली बार ये नहीं आएगा, ये आगे पूछा जाने वाला है क्या? ये कहने का मतलब तो इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि तो एवरग्रीन क्वेश्चन हो गया अब तो। भाई अगर किसी टॉपिक से 5 बार क्वेश्चन बना रहा है तो उसको क्या बोलोगे? ओके, सेम, एक बात देखो, सेम रिपीट भी नहीं हो रहा पूरी तरह से, कुछ ना कुछ उसके साथ नए लॉजिक्स बना रहे हैं,
ठीक है, दूसरी चीज जो पूछेगा, ठीक है, जो पूछेगा, ये बताओ क्या पूछेगा, आप बताओ। देखो कोविड में कितने लोग बचेंगे, आप बताओ। ऐसे क्वेश्चंस के जवाब नहीं होते हैं। हम सब यहाँ पर पॉजिटिव होके बैठे हैं। क्या होके बैठे हैं? पॉजिटिव होके बैठे हैं। हम सब ये मानकर बैठे हैं कि अगले आईएएस हम हैं, यानी हम सबकी डेस्टिनी है जो काम कर रही है। हम उस घर में पैदा हुए हैं जहां पर हमारे माँ बाप के पास इतने पैसे थे कि वो हमें कोचिंग ज्वाइन करा सकते थे। ये सब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव की तरह सोचा करो। ये मत सोचा करो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस ये सोचा करो कि सब कुछ अच्छा होगा। और ये होता है पॉजिटिव थॉट्स। ठीक है, तो आप सबके साथ इतने सारे फैक्टर आपके पॉजिटिव में है। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको भी पॉजिटिव लेगा, ये भी डेस्टिनी है। ठीक है, अब क्या है क्या नहीं है ये सब आपको वक्त बताएगा। तो बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। मेरे को पता है इस एज में जो बच्चे होते हैं बहुत मासूम होते हैं, क्योंकि मैं अपने आपको 15 साल पहले ले जा रहा हूँ आपके पास। तो मैं जानता हूँ बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बहुत सारा प्रेशर होता है, उनके आगे की पूरी जिंदगी होती है। तो मैं इन चीजों को समझता हूँ। ठीक है, चलिए, मैं पढ़ाते समय अपने आप को आपकी जगह रखकर पढ़ाता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, आप सुरक्षित हाथों में है। ठीक है, मुझे भी बेस्ट टीचर बनना है, तो बेस्ट टीचर कब बनूंगा? जब आपका सिलेक्शन होगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? पूरी मेहनत करनी होगी, पूरे बेसिक्स, पूरे अपडेट्स, ह्यूमैनिटीज के बच्चों को भी साइंस से कराना पड़ेगा। चाहे वो साइंस हो, साइंस वाले बच्चों को भी साइंस ऐसे वो नहीं पढ़ते हैं, वो टेक्निकल बैकग्राउंड होते हैं। पर यूपीएससी क्या पूछता है? यूपीएससी एज अ बेसिक क्वेश्चन पूछता है, जनरल क्वेश्चन पूछता है, और मैं एक क्वेश्चन को दिखाऊंगा। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, मुझे पता है आप लोग लिटरली बहुत परेशान है, तो मैं आपकी बातों से बुरा नहीं मानता हूँ, डोंट वरी। आप उस स्टेज पे हैं कि ये चीज कॉमन है। आप कितना भी, अगर जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो आप बहुत उल्टा सीधा टीचरों को भी बोलते हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस समय आप उस कंडीशन में होते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में होते हैं। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए टीचर आप देखो, जो अच्छा टीचर होगा आपको हमेशा शांत मिलेगा। ठीक है, शांत मिलेगा। ऐसे एक बात मैं बताता हूँ, मैं विवेकानंद का फॉलोअर हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर मोटिवेशन आई एम यूजिंग सम स्टेटमेंट। एक आदमी आया, विवेकानंद को गालियां देने लगा, तो विवेकानंद ने कुछ बोला नहीं, ही वाज वेरी साइलेंट, वाज वेरी साइलेंट। तो उनका जो फॉलोअर, उसका जो अनुयायी था, उसने विवेकानंद से बोला कि साहब, वो आपको गालियां दे रहा है, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, जो बोल ही नहीं रहे। तो विवेकानंद ने सिर्फ एक ही बात बोली, क्या मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इसलिए तो नहीं बोला ना। और दूसरी चीज, अगर मान लो कोई मुझे 10 रुपए देता है और मैं उस 10 रुपए को नहीं लेता हूँ, तो रुपए किसके पास रहता है? उसी के पास जिसने दिया था। तो जब उसने मुझे गालियां दी या मुझे कुछ उल्टा सीधा बोला, मैंने उसको रिजेक्ट नहीं किया, मैंने नहीं लिया, तो वो चीज कहाँ रह गई? आपको उसी के पास रहेगी। तो मैं वही बात कहता हूँ कि जो विवेकानंद जैसे लोग होते हैं ना, जो यूथ आइकॉन होते हैं, कलाम साहब जैसे लोग होते हैं, जो यूथ की आइकॉन मतलब सब होते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें वो इस समाज को देकर जाते हैं। ठीक है, कुछ समाज को देकर जाते हैं। बुद्धा ने क्या किया? भगवान के केस में जब पूछा गया तो बुद्धा का लॉजिक अलग था। जब आप दर्शन शास्त्र पढ़ोगे, फिलोसफी पढ़ोगे, आपका टीचर पढ़ाएगा, हिस्ट्री पढ़ोगे, आपका टीचर पढ़ाएगा कि बुद्धा नेवर बिलीव ऑन गॉड, तो वो एक दूसरी हिस्ट्री होगी। मैं इसको मोटिवेशन के लिए यूज कर रहा हूँ, उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट मत करो। खुराफात हैं सब यहाँ पे कुछ बच्चे प्यारे प्यारे से। ओके, चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। कोल इज ओवर, आई विल गो टुवर्ड्स द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, है ना, लिक्विड नेचर्स की तरफ चलते हैं। याद रखिएगा, टाइम आप हमारा और अपना दोनों का किल नहीं कीजिएगा। ठीक है, हम सबके लिए टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। और सैक्रिफाइस दिस 2 ईयर, ये 2 साल से 3 साल, अब थोड़ा अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करो, थोड़ा चीजों को, एंजॉयमेंट को कम करो, और आने वाला 40 ईयर्स को एंजॉय करो। एंजॉय दिस कमिंग 40 ईयर्स, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और जिसने 2-3 साल को मिस कर लिया, आगे के 40 साल आपको बहुत भारी पड़ने वाले हैं। ठीक है, हाई। अब हम बात करने वाले हैं सॉलिड नेचर ऑफ फ्यूल ओवर। चलिए दोस्त, अब आई लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल। चलिए एवरीबॉडी राइट इट, लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल लिखे, लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल। हाँ, डीजल आएगा यहाँ पे, डोंट वरी बबलू, डोंट वरी, हियर इट विल कम। और इसमें हम्बल रिक्वेस्ट, एवरीबॉडी यूज योर ओरिजिनल नेम। ठीक है, जैसे मैं आपको आपके नाम के साथ बुला सकूं। सो द एक्साइटिंग इज द लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल। ओके, लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल। क्या लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल सुनेगा? ओके, क्या है लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल? लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल में एक्चुअल में आप एक काम करो, आप एक बार बताओ, जब हम कोई भी ऑयल किसी कंट्री से लेते हैं तो किस फॉर्म में होता है? ऑफकोर्स वो एक क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल का मतलब वो एक कच्चा तेल होता है, यानी गंदा तेल होता है। मैंने बोला वो एक क्रूड ऑयल होता है, समझना। सो व्हेनेवर वी आर टेकिंग अ फ्यूल फ्रॉम द अदर कंट्री, इट इज अ क्रूड ऑयल। वो एक गंदा तेल है, कच्चा तेल है। तो आप उस क्रूड ऑयल का क्या करते हो? सीधा अपनी गाड़ी में लेके डाल देते हो? नहीं भाई, कचरा है, उसको हम प्यूरिफाई करते हैं। क्या करते हैं? उसको हम प्यूरिफाई करते हैं, यानी वी आर डूइंग इट्स प्यूरिफिकेशन। हम उसकी सफाई करते हैं, शोधन करते हैं, हिंदी में शोधन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम उसे कहां भेजते हैं? रिफाइनरीज में, रिफाइनरीज में भेजते हैं। हम उसको शोधन करने के लिए उसे रिफाइनरीज में भेजते हैं, है ना, रिफाइन करते हैं, शुद्ध करते हैं, शोधन करते हैं। रिफाइनरीज में एक प्रोसेस होता है जो कि बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, सिर्फ नाम जानना है, नॉट इवन द प्रोसेस हाउ वी डू इट। उस प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या नाम है उसका? नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से जब हम उस क्रूड ऑयल को गुजारते हैं, उसकी सफाई करते हैं, समझिएगा, उसकी जब सफाई करते हैं, तो इसी क्रूड ऑयल से बनता है, समझिएगा क्या बनता है? पेट्रोल। और एक चीज और बताऊं, जब हम प्यूरिफाई करते हैं तो इसी क्रूड ऑयल में से पेट्रोल निकलने के साथ साथ वहां पर इस क्रूड ऑयल के अंदर एक चीज और होती है जो अलग हो जाती है, जिससे हम कहते हैं नेचुरल एस्फाल्ट्स।
उसे हम नेचुरल एस्फाल्ट कहते हैं, समझिएगा, इवन नेचुरल एस्फाल्ट, नेचुरल एस्फाल्ट। तो क्रूड ऑयल को जब हम प्यूरिफाई करते हैं, समझिएगा, जब क्रूड ऑयल को हम प्यूरिफाई करते हैं तो उस क्रूड ऑयल से निकलता है पेट्रोल, और साथ साथ इसमें से जो क्रूड ऑयल के अंदर नेचुरल एस्फाल्ट पड़ा होता है वो भी अलग हो जाता है। मैंने इसको नेचुरल एस्फाल्ट इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर नेचुरली क्रूड ऑयल में नेचुरल एस्फाल्ट अवेलेबल होता है। ये नेचुरली अवेलेबल होता है तो हम टेलिंग इट इज अ नेचुरल एस्फाल्ट। और जब ये चीजें होती हैं तो पता है इनके कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, जैसे 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 डीजल बना। डीजल को अमूमन बोला जाता है कि पेट्रोलियम रिफाइनरी में एक बाई प्रोडक्ट है, और वहीं जब हम पेट्रोलियम रिफाइनरी में जब हम पेट्रोल को रिफाइन कर रहे होते हैं तो कुछ गैसेस भी बनती हैं, जिन गैसेस को हम लोग प्रोपेन और ब्यूटेन कहते हैं। दीज गैसेस आर प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इन गैसेस को हम प्रोपेन और ब्यूटेन कहते हैं, ठीक है। यहां पर टर्म की हिंदी सिर्फ क्रूड ऑयल की हिंदी है क्या? कच्चा तेल। रिफाइनरी की है शोधन, शोधन करना। नेचुरल एस्फाल्ट का है प्राकृतिक एस्फाल्ट। बाकी सब हिंदी इंग्लिश में वही है। लिक्विड का द्रव, प्रोपेन को प्रोपेने बोलेंगे, ब्यूटेन को ब्यूटेने बोलेंगे। बस दिक्कत ये है कि इसको हिंदी में देवनागरी में लिखना होगा, ठीक है, प्रोपेने। तो जहां पर हिंदी शुद्ध होगी वहां मैं बोलूंगा, जहां उसी इंग्लिश को वही हिंदी यूज करते हैं वो मैं कभी नहीं बोलूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गौरव आप भी ध्यान रखिएगा, और मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि इंग्लिश भी थोड़ा सीख लीजिए, ओके फाइन। अच्छा, वन थिंग मोर, देखिए ये सारे एक प्रोसेस हो गए जो हो गए। यहाँ पर ये जो प्रोसेस हुआ ना, ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया ना, इसी फ्लो चार्ट को बनाइएगा अपनी कॉपी में। और ये जो चीजें है ना, जैसे प्रोपेन ब्यूटेन किस फॉर्म में होती है पता है? ये गैस के फॉर्म में होता है। डीजल किस फॉर्म में होता है? ये लिक्विड के फॉर्म में होता है। डीजल एक लिक्विड के फॉर्म में होता है। डीजल इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है, डीजल लिक्विड के फॉर्म में। तो ये मिल गया आपको प्रोपेन ब्यूटेन गैस के फॉर्म में, ये डीजल मिल गया लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें जो है ये हो गई बाई प्रोडक्ट। ये सारी की सारी चीजें जो गई हो गए बाई प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब है जब हम कच्चे तेल को ले जाकर उसे शोधन करते हैं, उसे सफाई करते हैं प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में, तो उसके जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो बाई प्रोडक्ट प्रोपेन ब्यूटेन होते हैं। अब वो बाई प्रोडक्ट यहाँ पे डीजल होते हैं, ये चीजें होती है, और नेचुरल एस्फाल्ट भी निकलता है, ठीक है। अब यहाँ समझने की चीज क्या है, प्रोपेन और ब्यूटेन ही होता है जिसे आप लोग एलपीजी सिलेंडर में चलाते हैं। ऐसे ध्यान रखना है ना। एमपीपीएससी में अक्सर मैंने क्वेश्चन देखा, इवन यूपीपीएससी तक में भी मैंने देखा इस तरह के क्वेश्चन। यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं कि है ना कि एक्चुअल में एलपीजी में कौन सी गैस जलती है। तो एलपीजी सिलेंडर में एक्चुअल में प्रोपेन और ब्यूटेन जलता है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एलपीजी में जो प्रोपेन और ब्यूटेन जलता है ना, जो एलपीजी वाला सिलेंडर होता है, ठीक है, अगर आपको एक ही ऑप्शन देते प्रोपेन और ब्यूटेन में से मारने को, तो क्या करोगे? द आंसर विल बी ब्यूटेन, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तब एक आंसर को मारे तो ब्यूटेन, नहीं तो ध्यान है। अच्छा एक बात बताओ, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस हिंदी में कहते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को कहते हैं क्योंकि जब हम पेट्रोलियम रिफाइनरीज के पास ले जाते हैं तो वहां पर रिफाइन करने के बाद ये गैस बनते हैं, और जो लिक्विड पेट्रोल प्रोडक्ट्स को रिफाइन करने के बाद बनते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो जो लॉजिकली नाम दिया गया एलपीजी का ना, वो इसीलिए दिया गया। आपको पता है मैं दिल्ली रहता हूँ, नोएडा के एरिया, जब मैं नोएडा से आगरा की तरफ जाता हूँ, दिल्ली से आगरा की तरफ जाता हूँ, ठीक है, तो उस केस में बीच में पड़ता है मथुरा पड़ता है। मथुरा में आपने हमेशा सुना होगा कि मथुरा रिफाइनरीज है, सबने सुना होगा। मथुरा रिफाइनरीज में आप देखो वो तेल शोधक कारखाना है, ठीक है, और वहां पर क्या होता है, तेल को शुद्धिकरण यानी उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। और वहां पर आप देखो बाहर कुछ ट्रक वाले खड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, जो वहां एलपीजी होती है उसको सिलेंडर में भर भर आउटस्कर्ट एरियाज में ले जाकर उस एलपीजी की सप्लाई करते हैं, ठीक है, उसकी सप्लाई करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये प्रोपेन और ब्यूटेन, अब आगे से आप ध्यान रखेंगे, मैं गैस नहीं भरवा देता हूँ, सिलेंडर वाला गैस है, खुराफात कहेगा, ठीक है, कुछ मेरी मजे नहीं लगते हैं, ठीक है। मैंने ये बोला कि वहां पर, ठीक है, वहां पर होता क्या है कि जो सिलेंडर वाले होते हैं, जो लेकर है ना आप लोग के घरों में आते हैं, पहुंचा देते हैं, वो सिलेंडर में भर भर के लोग ले जाते हैं, गैस कारखानों में जाकर रखते हैं। चलिए अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इधर देखो, आगे देखो, डीजल में कुछ बताना ही नहीं, डीजल यू नो वेरी वेल, वो जलाते हैं गाड़ियों में। पेट्रोल भी आप जानते हो, कुछ बताने नहीं है। प्रोपेन ब्यूटेन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आते हैं, रुकते हैं नेचुरल एस्फाल्ट पे। नेचुरल एस्फाल्ट क्या? पहले जानते हैं नेचुरल एस्फाल्ट का यूज रोड कंस्ट्रक्शन में किया जाता था, समझना जरा। पहले इसका यूज रोड कंस्ट्रक्शन में किया जाता था, सड़क बनाने में किया जाता था। करते क्या थे, वो जो बजरीज होते ना, गिट्टियां मट्टियां, उन सबको नेचुरल एस्फाल्ट ने जलाकर उसमें मिलाकर फिर रोड को टाइट कर देते थे। तो अर्लियर इट वाज यूज्ड फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन। यहां में लिख दिया अर्लियर, पहले इसका यूज किया था द रोड कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब पहले किया था, तो आज के संदर्भ में मतलब नहीं होता होगा, बिल्कुल आज के संदर्भ में नहीं होता है, क्योंकि जानते हो ये रोड कंस्ट्रक्शन जब करते थे इससे बहुत सारा पोल्यूशन होता था। दे वर क्रिएटिंग मैसिव एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये प्रदूषण बहुत करते थे, ठीक है। इसीलिए सरकार ने क्या किया था 2010 के बजट में, सुना 2010 के बजट में, 2010 के बजट में सरकार ने एस्फाल्ट की जगह एक नया ऑप्शन लाया था कि भाई ऐसा है कि हम लोग बायो एस्फाल्ट बनाते हैं और उसको यूज करते हैं। ओके, बायो एस्फाल्ट को यूज करते हैं। बायो एस्फाल्ट का सोर्स क्या होगा? किसी पौधे की पत्ती से, किसी पौधे के डबरीजे से, यानी बायोमास से एस्फाल्ट बनाया जाए। सो बायोमास से निर्मित जो एस्फाल्ट होता है उसे हम बायो एस्फाल्ट कहते हैं।
और इसके बारे में प्रोविजन जो आता है बजट में 2010 में सरकार लाती है कि जो हम एस्फाल्ट को रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करें, इससे मैसिव एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। हम इतने सारे बायोमास भारत में, इतनी पत्तियां हैं, पौधे हैं जो गिरते फिरते रहते हैं, उनको हम या तो जला देते हैं, कुछ करते हैं। सुनो, जलाओ नहीं, उसे बायोमास से एस्फाल्ट बना लो। बायो एस्फाल्ट में जो बायो टर्म है ना, वो बायोमास को रिप्रेजेंट करता है, पौधों की पत्तियों को। और उस पर बात होती है 2010 में। और याद रखना, किसी भी नाम के पहले अगर बायो हो जाए तो उसका सोर्स कोई पौधा होता है, उससे बनता है। और दूसरी चीज, बायो जो चीज होती है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी मानी जाती है, ये ध्यान रखना। जैसे बायोफ्यूल, जैसे बायोगैस, जैसे बायो एथेनॉल, तो ये चीजें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी मानी जाती हैं, क्योंकि इनसे इन्वायरमेंटल में प्रॉब्लम्स ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। इसीलिए देखना, मैं आप लोगों को बताऊंगा बायोफ्यूल वगैरह में आगे चलकर कि बायोफ्यूल वगैरह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इवन इंडिया तो फ्यूचर के लिए कुछ टारगेट से बना रहा है, बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, जिस पर हम लोग बात करेंगे। पहले तो आप ये बताओ, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीबॉडी टेल मी यू विल गेट इट और नॉट। ओके, ये चीज जाननी बहुत जरूरी। पहले बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं? प्रियंका, एलपीजी को हम गोबर गैस नहीं कहते बच्चा, वो दूसरी चीज होती है। वो जब मैं तुमको मीथेन पढ़ाऊंगा, गैसेस एंड फिर वहां पढ़ाऊंगा, थोड़ा रुक जाओ। असल में मैं एलपीजी पढ़ा ही रहा, एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको अभी एलपीजी पढ़ा ही रहा। वो तो मैंने अभी आपको बोला ना, ये देखो, ये देखो, आप भूल गए हो शायद। हम यहाँ पर सॉलिड नेचर हो चुका है, लिक्विड नेचर चल रहा है अभी। अब उसी में से एलपीजी बनाया तो क्या करूं, इसलिए नाम लिया बच्चा। अभी हम उसको नहीं कर रहे, अभी हम उसको आगे करा रहे हैं। अब घबराओ नहीं, ठीक है? गैसेस एंड फ्यूल तो सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चारकोल एंड एस्फाल्ट आर सेम। तनुश्री, यू आर राइट, नियर बाई ये दोनों चीजें एक ही होती हैं। अगर रिपीट, नियर बाई ये दोनों चीजें एक ही होती है बच्चा, ठीक है? ठीक है, अब एक मिनट, अभी लिक्विड नेचर ऑफ फिल्म में कुछ चीजें और हैं। पहले सब लोग मुझे फटाफट वन लिख दो, दैट यू पीपल अंडरस्टूड विद दिस एंटायर डिस्कशन जो मैंने किया है। ओके, वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों ने मुझे वन वन लिख दिया, ठीक है? किसी को दो नहीं है, किसी को तीन नहीं है, ठीक है? अब हम आते हैं, मतलब मेरी भी डेस्टिनी है कि मतलब जैसे आपको होता है कि अच्छे टीचर मिला नहीं मिला, मेरी भी डेस्टिनी है कि मुझे अच्छे स्टूडेंट्स मिले कि नहीं मिले। जैसे आप लोग ने टीचरों में ढूंढते हो कि यार द्रोणाचार्य कहाँ है, तो हम टीचर्स भी ढूंढते हैं। मैं तो लिटरली ढूंढता हूँ कि मेरा अर्जुन कहाँ है, जिसपे थोड़ी मेहनत की जाए, जहाँ पे रिजल्ट आने वाला है। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने माना, ग्रेट। मतलब मैं ये मानता हूं कि 2-3 दिन के अंदर कम से कम 5,000 मुझे यहाँ देख रहे होंगे लाइव पे, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से, ठीक है? तो किसी ने जवाब नहीं दिया यस सर। मतलब मैं जो सोचकर अनअकैडमी पे आया हूँ कि अनअकैडमी में मुझे बहुत सारे बच्चे, उसी 2 घंटे में 5,000 बच्चों को भी पढ़ाऊंगा, ठीक है? आप मुझे सुनोगे तब तो मेरी एनर्जी और बढ़ेगी ना। 10,000 अभिषेक, वाव। मतलब मैं मरते मरते मैं मतलब कई लाख बच्चों को, करोड़ों बच्चों को मैं शिक्षा दे जाऊंगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अरे मैं नहीं जाने लगा पढ़ा, इतने बच्चों को पढ़ाऊंगा, बच्चों के बच्चों को पढ़ाऊंगा। तुम लोग इतनी इतनी वेल विशेस हैं कि मेरे हेल्थ को क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? बहुत अच्छे, इससे ज्यादा होगा, बहुत बढ़िया। बता देना, क्योंकि अभी भी लोगों को डाउट है, आप नहीं विश्वास करोगे कि पीपल हैव अ डाउट कि रवि सर लिटरली अनअकैडमी पे आ सकते हैं। तो वो बता रहा हूँ, मैं हूँ, यू सी टी शर्ट, ठंड में टी शर्ट पहन के बैठा हूँ, ठीक है? चलिए, अच्छा, टुडेस हैव अ लॉट ऑफ फर्स्ट क्लासेस और पेपर्स ने बना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बता देना। जैसे आपको कीड़ा काटा ना, अच्छा आईएएस बनेगा, मुझे कीड़ा काटा अच्छा टीचर बनेगा। लास्ट 6 months एग्जैक्टली सर, केएसजी में भी नोबडी मिलेगा। अच्छा, वैसे तो आई एम टेकिंग क्लासेस इन एवरीवेयर, मेनी प्लेसेस, ओके, नॉट ओनली द केएसजी। काड़ा आईएएस का है सर, स्टूडेंट ऑलवेज बी नंबर। अच्छा चलो, तो आई जस्ट से टू एवरीवन कि आप ये मैसेज कन्वे कर देना, ठीक है? चलो, अच्छा हाँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तारीफ सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। अच्छा, यहाँ पर ना जो हम लिक्विड नेचर ऑफ फिल कर रहे हैं, इसमें कुछ टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, जरा सुनना, ठीक है? टर्म्स में समझना जरा, ठीक है? लिक्विड नेचर ऑफ फिल में कुछ टर्म्स मैं बोल रहा हूँ और आप जरा कुछ टर्म्स लिखो। अभी हमने गैसेस नेचर ऑफ फिल पे हम नहीं गए, हम टर्म्स की बात कर रहे हैं, राइट ऑन टर्मिनोलॉजी। कुछ टर्म्स लिखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज ऑल द टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट ऑन टर्मिनोलॉजी में मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूँ, जरा समझ। जैसे मैंने एक टर्म लिखा जिसको हम कहते हैं नॉकिंग, जिसको हम कहते हैं नॉकिंग। दूसरा टर्म लिखा जिसको हम कहते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। दूसरा टर्म जिसे हम कहते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट, राइट ऑन। सो वन इज अ नॉकिंग, सेकंड इज अ एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक है? पहला टर्म हो गया नॉकिंग, दूसरा टर्म हो गया एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक है? सेकंड वन, थर्ड वन, ठीक है? थर्ड वन जिसे हम कहते हैं ऑक्टेन नंबर, और हम कहते हैं दैट इज अ सीटेन नंबर, ठीक है? नेक्स्ट इज ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर, ठीक है? जस्ट नोट डाउन, दोस आई एम टेलिंग यू, ना लिखते जाना बच्चों, ठीक है? और जैसे ही डाउट होगा कैसे हाथ उठा लेना, ठीक है? और लिख भी देना जो डाउट होगा, ठीक है? जहां जरूरत होगी वो डाउट को डिस्कस करने का मैं कर दूंगा। गैसोहॉल, और पांचवा है दिस इज यूएलएसडी,
ULSD that is a ultra low sulfur डीजल। ये सारे नाम पहले आप लिखाओ, फिर मेरे से बात करते हैं। ओके राइट इट। तो मैंने कौन कौन सी चीज लिखी। अच्छा एक चीज और रखना, जैसे यू पीपल आर लिसनिंग में, बट मैं आपको सुन नहीं सकता, पर बिलीव जरूर करता हूँ कि आप ऐसा कर रहे होंगे, ठीक है। आप इनको ना प्रोनाउंसिएशन को यूज किया करो, इससे फायदा क्या होता है ना कि आप इनसे यूज टू हो जाते हो, ठीक है। और साइंस में से मैंने देखा ना, लोग कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो इस तरह की चीजों को नहीं टच करते हैं, ठीक है। इसलिए जब आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो यू बिगिन शॉक कि क्या है, हमने तो कभी सुना ही नहीं है, ठीक है। तो आप प्रोनाउंसिएट किया करो दोस्त, है ना। जैसे बचपन में हम लोग के पापा क्या कहते हैं, बोल बोल के पढ़ो, तो ये बोल बोल के किया करो। इससे क्या होता है कि आप फैमिलियर हो जाते हो। जैसे नॉकिंग नॉकिंग 3 बार बोलोगे तो यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो मैं इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि 2-2 3 दिन बाद मैं भी अपने पास से बोलूं, ताकि आप इनको सुन लो। The one is the knocking, second is you also pronunciate. One is the knocking, second is the anti-knocking agent, third one is the octane number and cetane number, fourth one is the gasohol, GASOHOL gasohol, and the fifth one is the ULSD. ULSD का पूरा नाम है अल्ट्रा लो सल्फर डीजल। अब सुनना होता क्या है। ये सारी चीजें एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में चलेंगी, वर्बली मैं हूँगा, यहाँ पे ज्यादा कोई लिखना नहीं, ठीक है। असल में नॉकिंग क्या होता है, नॉकिंग का मतलब होता है एक साउंड, नॉक नॉक साउंड। अब होता क्या है, नॉकिंग कहते किसे हैं, किसी फ्यूल में। वैसे नॉकिंग ये जनरल टर्म है, आप कहीं भी सुन सकते हो, सॉलिड नेचर के लिए भी सुन सकते हो, लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल में भी सुन सकते हो, गैसेस नेचर में सुन सकते हो। जब कोई फ्यूल जलता है, सुना, जब कोई फ्यूल जलता है, व्हेन अ फ्यूल बर्न इनसाइड अ व्हीकल, है ना, फ्यूल जो है वो बर्न हुआ, समझना। व्हेन अ फ्यूल बर्न इनसाइड अ व्हीकल, तो उससे क्या होता है, कुछ हीट निकलता है, और हीट की वजह से हमारी गाड़ी जो होती है, हमारी गाड़ी जो होती है, पता है वो क्या होता है, वो हीट इंजन होता है, आपको पता है हीट इंजन होता है, और वही हीट इंजन की हीट से गाड़ी खींच जाती है। और उस हीट इंजन के पीछे हीट इंजन होता है, जो हीट होता है उसके पीछे सोर्स क्या होता है, फ्यूल, जो हम गाड़ियों में यूज करते हैं। तो किसी भी व्हीकल में एक्चुअल में जो हम यूज वो क्या होता है ना, फ्यूल यूज करते हैं, और जब फ्यूल जलता है उससे क्या निकलता है, हीट, और हमारी गाड़ी जो हीट इंजन होती है गाड़ी खींच जाती है। तो जब फ्यूल बर्न होता है किसी व्हीकल में तो हीट निकलता है, और हीट के साथ ही वहां पर कुछ साउंड भी निकलता है। यही साउंड जो होता है दोस्त, दिस इज कॉल्ड एज नॉकिंग। यही साउंड जो होता है उसको हम नॉकिंग कहते हैं। तो what actually knocking is, I hope everybody clear. After burning a fuel, है ना, after burning a fuel, those heat generates, heat के साथ they also have a generation of sound, है ना, उसी sound को हम knocking कहते हैं। पहली बात समझना है, everybody right, है ना, सबने वन लिखा है, गुड। अब होता क्या, सुनना, सेकंड पॉइंट समझना, जानते हो अगर ये knocking ज्यादा हो रही है, रुक जा भाई, जस्ट अ मिनट, सब डिस्टर्ब कर रही है। अगर मान लो जो knocking है, ध्यान दे, अगर knocking जो है यानी साउंड जो हो रहा है, ठीक है, knocking जो है, अगर ये मोर है, इसको जरा समझ, अगर आवाज ज्यादा हो रही है, आवाज ज्यादा हो रही, तो यहां पर जो हीट होता है वो कम निकलता है, ये ध्यान रखना, ये साइंस में प्रूफ है। और अगर नॉकिंग लेस हो रही है तो जो हीट है वो हीट जो है वो क्या हो रहा है, मोर निकलेगा। दूसरा पॉइंट मैंने बोला, यानी सेकंड पॉइंट मैंने बोला, अगर नॉकिंग ज्यादा है, आवाज ज्यादा निकल रही है फ्यूल के जलने से, तो वहां पर हीट कम निकलता है। और अगर नॉकिंग कम है तो फ्यूल काफी अच्छी तरीके से जल रहा है, यानी वहां पर हीट ज्यादा निकल रही है। हीट कब ज्यादा निकलेगा, हीट तब ज्यादा निकलेगा जब वहां पर फ्यूल अच्छे तरीके से जल रहा होगा। ओके, और आप मुझे बताओ, फ्यूल को अच्छे तरीके से जलाने के लिए हमें नॉकिंग को क्या करना होगा, कम करना होगा। पहले बताओ कि दूसरा पॉइंट आप जोड़ पा रहे हो कि नहीं जोड़ पा रहे हो, है ना, वन, बहुत बढ़िया। अब बात होती है कि अगर हमें किसी फ्यूल में नॉकिंग को कम करना, और नॉकिंग को कम करके अगर उस फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाना है ताकि उससे हीट ज्यादा निकले, और हीट ज्यादा से क्या फायदा हो जाएगा, गाड़ी का माइलेज अच्छा होगा, माइलेज अधिक होगा, हाई आएगा, ज्यादा माइलेज मिल जाएगी। और दूसरा, आप लोग देखते होंगे अगर गाड़ी का ईंधन अच्छे तरीके से जलता है फ्यूल, तो पोल्यूशन लेस होता है। तो सर ये वाली प्रॉपर्टी बनाओ ना, आप खुद सोचोगे, ताकि नॉकिंग कम हो, हीट ज्यादा निकले, है ना, हीट ज्यादा निकले मतलब फ्यूल अच्छी तरीके से जल रहा है, और फ्यूल अच्छे तरीके से जल रहा है तो गाड़ी का माइलेज ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा किलोमीटर मिलेगा, और तीसरी चीज क्या होगा, वहां पे पोल्यूशन का लेवल भी कम होगा। तो अभी बताओ कि आप ये तीसरे वाले पॉइंट को भी जोड़ पा रहे हो कि नहीं जोड़ पा रहे। धीरे देखो, मैं एक एक चीज को एनरिच कर रहा हूँ, और फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आप मुझे नहीं सुनोगे तो चीजें नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हर जगह ऑनलाइन पे मैं देख रहा हूँ लोग फैक्ट डेटा पढ़ रहे हैं। यूपीएससी कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, यूपीएससी पूछ रहा है कि इंडियन कोल के साथ क्या समस्या, हाई है, उस चीज को पकड़ ले रहे हैं। कोल बता रहे हैं क्या किलो पाया जाता है, भारत दुनिया में कौन से नंबर पर आ रहा है, पहला ये है, पांचवा ये, इस तरह की चीजें, जो कि इज नॉट अ डिमांड ऑफ यूपीएससी। इसीलिए मैंने आपको बोला स्पेशल क्लासेस में मैंने आपको लिख दिया है, 5-6 वीडियोस बनाए, और स्पेशल क्लास में बहुत ज्यादा लूंगा, लिटरली लूंगा। यहाँ तो फिर भी इट इज अ पेइंग वन, कि आप पे कर रहे हैं, वहां तो फिर भी फ्री है। ओके, अब समझता ये हो गया। अब बात ये होती है कि अगर मान लो नॉकिंग ज्यादा है तो कम कैसे किया जाए। नॉकिंग को कम करने के लिए, अगर नॉकिंग कम हो गया तो क्या हो जाएगा, फ्यूल की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। ये देखो, आप खुद देख रहे हो, अगर नॉकिंग कम हो गया तो फ्यूल की प्रॉपर्टी, अगर नॉकिंग कम हो गया तो फ्यूल की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो एक्चुअल में हमें नॉकिंग को कम करने के लिए क्या करना होगा, टू रिड्यूस द नॉकिंग, हमें एंटी नॉकिंग एजेंट मिलाना होगा। कुछ बच्चे राइट है, एकदम सही है, तनुश्री ने सही बोला। एंटी नॉकिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जब हम इनको पेट्रोल में मिलाते हैं तो नॉकिंग को ये कम कर देते हैं, और नॉकिंग को कम कर देते हैं तो उसका हीट जनरेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, काफी अच्छा हो जाता है, और गाड़ी का रिजल्ट अच्छा आता है।
ठीक है, अब बात होती है एंटी नॉकिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं जो हम जनरली पेट्रोल में मिलाते हैं। ठीक है, तो नॉकिंग को कम करने के लिए जो एंटी नॉकिंग एजेंट पेट्रोल में मिलाते हैं, जैसे जैसे मेथनॉल को मिलाते हैं, जैसे मेथनॉल को मिलाते हैं, जैसे एथेनॉल को मिलाते हैं, ये सब आगे भी धीरे धीरे आएंगे। अभी धीरे धीरे देखो आपके ना, आज सोचो, आज आपको सिर्फ 2 घंटे में कितना नॉलेज एनरिचमेंट हुआ कि नहीं हुआ, यही मैं कह रहा हूं। ठीक है, आप क्लास मिस मत करना, आप धीरे धीरे करके देखना, 60-70 घंटे तक आते हैं आपके साइंस से पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आ जाएगा। खासतौर से हिंदी मीडियम के बच्चों, तुमको तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये तुम्हारा जो सिलेक्शन और जरा प्रॉब्लम है ना, उस पर साइंस सबसे ज्यादा कर रहा है। मेथनॉल एथेनॉल, ठीक है, ये हो गया एथेनॉल। इसके अलावा और भी चीजें मिलाते हैं, टेट्राइथाइल लेड मिलाते हैं, ये सारी चीजें लिखना। ठीक है, लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो मेरे साथ। टेट्राइथाइल लेड बनाते हैं, ठीक है, टेट्राइथाइल लेड मिलाते हैं, शॉर्ट में इसको TEL बोला जाता है। फिलहाल आप लोग सुनते हो कि लेड काफी खतरनाक है, तो इसका यूज अब काफी कम किया जाता है, पेट्रोल में कम मिलाया जाता है। वहीं पर देखो BTX, BTX का नाम होता है बेंजीन टॉलुइन ज़ाइलीन, बेंजीन टॉलुइन है ना, बेंजीन टॉलुइन ज़ाइलीन, ये एक ही केमिकल कंपाउंड का नाम है, जगह कम है तो मैंने अलग रख दिया, इसको BTX कहते हैं शॉर्ट में, BTX बेंजीन टॉलुइन ज़ाइलीन, और इत्यादि और भी चीजें एक्सेट्रा। इन चीजों को एक्चुअल में हम पेट्रोल में मिलाते हैं, और पेट्रोल में मिलाते हैं जब तो क्या होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट, इनको जब हम पेट्रोल में मिलाते हैं तो पेट्रोल के जलने पर उसकी नॉकिंग कम हो जाती है, और नॉकिंग कम हो जाती है उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। मैंने बोला नॉकिंग कम है तो गुणवत्ता बढ़ जाती है, और वही पेट्रोल की गुणवत्ता को हम लोग चेक करते हैं ऑक्टेन नंबर में। ओ, तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एंटी नॉकिंग एजेंट मिलाकर जब नॉकिंग कम हो जाता है तो पेट्रोल की गुणवत्ता बढ़ जाती है, पेट्रोल की गुणवत्ता बढ़ जाती है मतलब उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। एकदम सही आप जा रहे हैं, बिल्कुल सही है आप। ठीक है, इसका मतलब ऑक्टेन नंबर क्या है, ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की ग्रेडिंग है। ऑक्टेन नंबर इज द ग्रेडिंग ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की गुणवत्ता है। और सीटेन नंबर आपको सिर्फ नाम के लिए बता दिया, ये डीजल की ग्रेडिंग के लिए होता है। अगर आप डीजल को क्वालिटी वाला डीजल, अगर डीजल को चेक करना चाहते हैं कि डीजल की क्वालिटी अच्छी है नहीं, तो वो सीटेन नंबर में मेजर किया जाता है। पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी है नहीं, उसको ऑक्टेन नंबर में मेजर किया जाता है। तो अगर मुझे ये बताओ, आगे चलकर जब मैं आपको कहीं बताऊंगा कि फ्यूल का ऑक्टेन नंबर बढ़ाने की कोशिश सरकारें करती हैं, तो आपको समझ में आ गया कि अगर फ्यूल का ऑक्टेन नंबर बढ़ाने की सरकारें कोशिश करती हैं पेट्रोल की, इससे क्या होता है, फ्यूल अच्छे तरीके से जलता है, और अच्छे तरीके से जलता है तो वहां पर माइलेज अच्छा होता है, हीट अच्छा होता है, और पोल्यूशन भी कम होता है। अब देखो एकदम सही, हर्ष ने भी बोला, अब देखो आप लोग के दिमाग कितना खुल गया, हर्ष ने भी सही बोला कि सर एथेनॉल ब्लेंडिंग इसीलिए भी किया जाता है क्योंकि एथेनॉल एक तरह का एंटी नॉकिंग एजेंट है, और एथेनॉल की मिक्सिंग करने से नॉकिंग है और हीट जनरेशन बढ़ जाता है, पोल्यूशन कम होता है। तो सर कितने सारे फायदे अपने एक साथ चीजों को जोड़ रहा हूं, आपने कितने सिंपल तरीके से। ओके, और यही यूपीएससी है, इसी चीजों को जो मैं समझा रहा हूं ना, इन्हीं चीजों को जोड़ के मैं आपको मेंस का बायोफिल पॉलिसी करा रहा हूं। ओके, इन्हीं चीजों को करके मैं आप लोगों को बायोफिल पॉलिसी करा रहा हूं। ओके फाइन, अब जरा यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फाइन, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कनेक्शन बैन गया सर, नॉक एंटी नॉक सीटेन। अच्छा, एक चीज और याद रखना, सीटेन नंबर सिर्फ एज अ टर्म याद रखना, सीटेन नंबर ओनली एज अ टर्मिनोलॉजी यू पेपर रिमेंबर, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ज्यादातर इंपॉर्टेंट ऑक्टेन नंबर। 2-3 बातें और आई लाइक टू टेल यू अबाउट द सीटेन। अच्छा पंकज, रिपीटेशंस। पंकज, मैंने ये बोला कि हमने ये बोला कि पेट्रोल की क्वालिटी हम ऑक्टेन नंबर पे मेजर करते हैं। जो भी गाड़ियों में हम पेट्रोल भराते हैं उस पेट्रोल की क्वालिटी ऑक्टेन नंबर से मेजर होती है, और ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए अगर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उसमें हम लोग कुछ एंटी नॉकिंग एजेंट मिलाते हैं, इससे उसकी नॉकिंग जो साउंड होता है, जो पहले ज्यादा आ रहा था, पेट्रोल अच्छे तरीके से नहीं जल रहा था, वो नॉकिंग कम हो जाए और पेट्रोल अच्छे तरीके से जले। ठीक है, तो वही चीज है जो मैंने बताया था। ठीक है, दूसरे 12 मैंने शॉर्ट में फिर कर दिया। नॉकिंग ऑफ डीजल को एकदम छोड़ दो, उसको टच ही मत करो, आप सिर्फ ऑक्टेन नंबर तक ही सीमित रहो, उसके अलावा जाना ही नहीं है। ठीक है फाइन। अब यहीं पर मैं आपको एक चीज और बताता हूं, फिर मैं कह रहा हूं आप सिर्फ पेट्रोल तक ही रहो, मैंने सिर्फ एक टर्म्स आपको सीधे नंबर बढ़ाया, दोस्त आप परेशान मत हो। ठीक है, एक चीज मैं आपसे और पूछ रहा हूं, पता है जो हम लोग गाड़ियों में तेल भराते हैं, समझना है ना, जो भी हम लोग गाड़ियों में तेल भराते हैं, जरा समझना, जो हम लोग गाड़ियों में तेल भराते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होना चाहिए, जो हम लोग गाड़ियों में तेल भराते हैं, जो हम लोग गाड़ियों में तेल भराते हैं उसमें ऑक्टेन नंबर हाई होना चाहिए। पता है हम लोग किस ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल भराते हैं, कोई बता सकता है? जनरली 84, 85, 86, 86 यहीं तक होता है, 83, 87 ऑक्टेन नंबर वाला। और ये ऑक्टेन नंबर कितना जा सकता है? मैक्सिमम 100, मैक्सिमम ऑक्टेन नंबर 100 तक हो सकता है। पर हम लोग गाड़ियों में 83, 85, 86, 87 के आसपास बढ़ाते हैं। मैं जहाँ रहता था पहले IIT दिल्ली के पास, बसंत कुंज वहां पड़ता था, वहीं पेट्रोल पंप था, वो एडवर्टाइज भी करता था कि मैं आपको 87 ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल दे रहा हूँ, यानी 88, 87 वाला, यानी मेरी क्वालिटी, अगर आप पेट्रोल मेरे यहाँ से लेते हैं तो उसकी गुणवत्ता ज्यादा अच्छी है। ओह सॉरी, मुझे इरेज नहीं करना था। अब दोस्त इस बार तो हो गया, आगे से आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। मुझे पता नहीं था कि आप नोट कर रहे थे, फाइन। ठीक है, अगली बार से ध्यान रखूंगा। ओके, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि यू विल सेव इट ऑल, मतलब आप इसको नोट कर रहे थे। आगे से आई विल यूज द अनदर वन। वी ऑल आर नोटेड सर, मुझे लगा शायद आपने नोट कर लिया, सो आई जस्ट डिड इट। ओके, तो यू टेक अ हेल्प ऑफ अदर वन, अगली बार मैं इरेज नहीं करूंगा। ठीक है, आई विल गो टू द नेक्स्ट। ओके हाँ, एक मिनट, मैं ये कह रहा था कि ऑक्टेन नंबर मैक्सिमम कहां तक होता है? तो 100 तक होता है।
ठीक है, ऑक्टेन का मैक्सिमम 100 तक होता है, इसके ऊपर नहीं जाता, ये ध्यान रखो। और 100 वाला जो, अच्छा एक बात बताओ, जो आज आप पेट्रोल का प्राइस 100 रुपीज पर लीटर ले रहे हो ना, उससे ज्यादा ही ले रहे होगे। ठीक है, देश के ग्रोथ के नाम पर 100 रुपीज का पेट्रोल खरीदो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब इस चीज को पॉलिटिकल इश्यूज नहीं बनाते हैं, फाइन, वी आर कमिंग हियर। तो हम एक्चुअल में 83 87 का प्राइस है 100 रुपीज। अगर आप 100 वाला अपनी लोगे ना तो उसका प्राइस 130 140 के आसपास जाएगा, पर वो हम अपनी गाड़ियों में यूज नहीं करते, हम लोग कोई फार्मूला 1 रेस वाली कार यूज नहीं करते। ठीक है, तो दिस इज द स्टेटमेंट, यू पेपर रिमेंबर इट। ठीक है, पावर वाले पेट्रोल में क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है, 2-4 रुपए ज्यादा लेते हैं। अच्छा एक मिनट, ऑक्टेन से नंबर हो गया, अब हम गैसोहॉल और यूएलएसडी की बात करते हैं और फिर आज की क्लास को यहीं पर विदा करते हैं। ठीक है, गैसोहॉल और यूएलएसडी, एक मिनट, गैसोहॉल और यूएलएसडी। गैसोहॉल क्या होता है, अगर आप गैसोलीन को ले लो, देखो गैसोलीन को ले लो, और गैसोलीन में अगर आप एथेनॉल को मिला दो, गैसोलीन में आप एथेनॉल को मिला दो, गैसोलीन का मतलब होता है पेट्रोल, ऑलवेज रिमेंबर गैसोलीन मींस पेट्रोल। पेट्रोल अगर तकरीबन 90% के आसपास और 10% एथेनॉल की मिक्सिंग को हम एक्चुअल में गैसोहॉल कहते हैं। और अभी आपने देखा एथेनॉल को पीछे क्या, अभी आपने एथेनॉल को पीछे क्या देखा, एथेनॉल को एंटी नॉकिंग एजेंट भी देखा। ठीक है, कहने का मतलब है जो गैसोहॉल दुनिया में पॉपुलर है, गैसोहॉल एक्चुअल में होता क्या है, गैसोलीन और एथेनॉल का मिक्सिंग होता है। 90% गैसोलीन या पेट्रोल को जब 10% एथेनॉल के साथ मिलाते हैं, इस मिक्सिंग को गैसोहॉल कहते हैं। और एथेनॉल को मिलाने से फायदा क्या होता है पता है, पहला फायदा होता है ये एंटी नॉकिंग एजेंट है, और ये एंटी नॉकिंग एजेंट होने से क्या होता है, ये गाड़ी का माइलेज बढ़ा देता है। दूसरा ये बायोफ्यूल है, ये किसी प्लांट से डिराइव होता है, जैसे शुगर केन से होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ये शुगर केन से मिलता है, ये मक्के के पौधे से मिलता है, मेज से मिलता है। तो शुगर केन और मेज जो बायोमासेस होते हैं, उनसे कोई भी फ्यूल हो, वो अभी मैंने बोला इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। ठीक है, और तीसरी चीज आपको बताऊं कि हर 1 लीटर के पेट्रोल में अगर आप इस तरह के एथेनॉल को मिलाते जाओगे तो हम 10% अराउंड फ्यूल का कंजर्वेशन भी कर रहे हैं, फ्यूल को बचा भी ले रहे हैं। यानी हर 1 लीटर में 10% फ्यूल का कंजर्वेशन कर रहे हैं, फ्यूल को संरक्षित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी नई जनरेशन होगी उसको एक्स्ट्रा फ्यूल बच जाएगा। और मैंने अभी भी आपको बोला कि बायोफ्यूल टाइप के, इथेनॉल टाइप की जो चीजें होती हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं, तो ये पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। काफी हद तक पर्यावरण में होने वाली प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ी कम होती है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। ठीक है, तो गैसोहॉल क्या हो गया, इसे सारे पॉइंट्स मैंने बोल दिया। ठीक है, एक तो पेट्रोल और एथेनॉल। पेट्रोल को हम इंडिया में पेट्रोल कहते हैं, बट यहीं जब मैं यूरोप में अमेरिका में रहता था कुछ दिन, तो वहां पर हम लोग गैसोलीन भराते थे। ठीक है, गैसोलीन भराते थे, उसी गैसोलीन को एथेनॉल की मिक्सिंग के साथ, वैसे तो ऑफिशियली 8% भारत में लिखा गया है, 8% मिक्सिंग ऑफ एथेनॉल, लेकिन अब 90-10 ध्यान रखिएगा। और इसी मिक्स एथेनॉल का सोर्स क्या होता है, पेट्रोल तो नेचर में मिलता है, और एथेनॉल का सोर्स क्या होता है, शुगर केन, गन्ना, मक्का, इन सबों से बना। कैसे बनाया जाता है आगे के सेशन में पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको बायोफ्यूल पढ़ाऊंगा। ओके, बायोफ्यूल पढ़ाऊंगा। ठीक है, और यहां पर ये मिक्सिंग, इससे फायदा क्या होता है, एक तो एंटी नॉकिंग एजेंट है, तो एंटी नॉकिंग होने से नॉकिंग कम हो जाता है, तो पेट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, माइलेज अच्छा होता है। और जब पेट्रोल का माइलेज अच्छा होता है, पेट्रोल अच्छी तरीके से चलता है, तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन कम होता है। और हर 1 लीटर में 10% आप एथेनॉल प्लांट वाला मिला लेते हैं, तो 10% नेचुरल पेट्रोल आप बचा लेते हैं। तो ये सारे चीज हो गया, मैंने गैसोहॉल के बारे में बताया। ठीक है, 50-50 इसलिए नहीं रख सकते कि एफिशिएंसी पेट्रोल की खराब हो जाती है। मैं उसको आपको आगे बताऊंगा बायोफ्यूल पॉलिसी में, किस एथेनॉल को 20% तक मिलने की बात हो रही है 2025 तक। ठीक है, यस, देखो किसी ने आंसर लिखा भी है, क्वेश्चन मार्क है उसका नाम। ठीक है, उसने बहुत सही आंसर लिखा, ये जो मैं बोल रहा था उससे पहले ही लिख गया। अब यूएलएसडी क्या होता है, यूएलएसडी का मतलब होता है अल्ट्रा लो सल्फर डीजल। बस लास्ट 5 मिनट और क्लास बची मेरी, सॉरी 2 मिनट और क्लास बची, से खत्म करने दो। अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल क्या होता है, देखो ऐसा होता है, आपको बता दूं कि डीजल गाड़ियां जब जलती हैं ना, डीजल में सल्फर बहुत होता है, इसीलिए डीजल जब जलता है गाड़ी में तो सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा होता है। और मैंने अभी आपको एक हिंट दिया था कि CO2 SO2 नॉक्स में से सबसे खतरनाक कौन सा होता है, SO2 होता है। इसका मतलब डीजल इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि डीजल के जलने से SO2 बहुत निकलता है। ठीक है, तो एक काम करो, शहरों के अंदर, इसीलिए हम अल्ट्रा लो सल्फर डीजल को सिटी डीजल भी कहते हैं, शहरों के अंदर जो डीजल यूज किया जाए उसमें काम किया जाए, सरकारें एक काम करें, उस डीजल में से सल्फर के अमाउंट को कम कर दें, जिससे जब ये गाड़ी के अंदर डीजल जल रहा हो तो वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड कम निकल रहा हो, और वही यूएलएसडी के नाम से जाना जाता है। तो सिटी डीजल को हम किस नाम से जानते हैं, ऐसा डीजल जिसमें सल्फर की मात्रा अल्ट्रा लो हो, बहुत कम हो। नाम ही के अंदर देखो आंसर लिखा हो, डीजल जहां सल्फर की वैल्यू अल्ट्रा लो हो, बहुत कम हो। और इस तरह का डीजल शहरों के अंदर यूज में लाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्यों शहरों के अंदर यूज में लाया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शहर में बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, वो चारों तरफ से क्या होते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, तो हवा वगैरह जो गैसेस निकलती हैं वो काफी देर तक यहाँ पर सस्पेंड करती हैं, और हम लोगों के एक्सपोजर में ज्यादा आती है, वो खतरनाक होती है। इसीलिए शहरों के अंदर जो डीजल प्रयोग में लाया जाए वहां पर सल्फर की मात्रा को काफी हद तक कम कर दिया जाए, और उसी को हम लोग यूएलएसडी या सिटी डीजल के नाम से जानते हैं। कैसे करते हैं ये जरूरत नहीं है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का एसी वगैरह भी प्रॉब्लम, वो सब भी मत जाइए, वो हम आपसे इन्वायरमेंट में बात करेंगे। अभी आप सल्फर डाइऑक्साइड को दम घोटू या सफोकेशन या उस तरह की चीजों का नाम दीजिए। तो पहले तो ये बताइए, आपको जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं सॉलिड और लिक्विड को मैंने बहुत अच्छे से करा दिया, बहुत ही अच्छे से करा दिया, बहुत ही अच्छे से करा दिया।
मुझे सबका आंसर चाहिए 1 1 1 और 1 कि आपको लॉजिकली साइंस टेक समझ में आया कि नहीं। कहीं आप ये तो सोच नहीं बैठे थे रवि सर आपको 100 वैज्ञानिक के नाम लिखाएंगे, क्या खोजे हैं वो बताएंगे, कहाँ लड्डू मिलता है, कहाँ तरकारी मिलती है, मतलब ऐसा फनी स्टेटमेंट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, ऐसा तो नहीं आप सोच रहे थे ना कि सर आएंगे क्या किलो का 1 किलोमीटर में क्या होता है, कौन सा सैटेलाइट क्या किलो का है, ये सब तो नहीं सोच रहे थे ना। प्रॉब्लम यही है कि आप क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे और आपको कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई कुछ भी पढ़ाएगा। सो सबसे पहले जानते हो प्रॉब्लम टीचर्स की नहीं है, प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की है। आप जागरूक स्टूडेंट्स नहीं है, इसलिए आप कुछ भी पढ़ते हैं और कुछ भी सुनते हैं, और आप जैसे स्टूडेंट को कुछ भी पढ़ा सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, मैं यहाँ तारीफ सुनने नहीं आया, मेरे को यहाँ सिलेक्शन कराना है और आपको मुझे सुनना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, सुनना पड़ेगा, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि विद इन 2 to 3 days 5000 प्लस लोग मुझे 2 घंटे में सुन रहे होंगे। ठीक है, गाँव के बच्चों को बोलना कि वो मुझसे जरूर जुड़ जाएंगे अपने मोबाइल पर बैठ के। ठीक है, अनअकैडमी में आने के पीछे पैसा वैसा इज अ सेकेंडरी। तो प्रायोरिटी मैं आपको बताऊं, प्रायोरिटी ये है कि गांव तक जोड़ने का मेरे पास कोई ऐसा तरीका था नहीं। तो अनअकैडमी ऐसा है जो मुझे गांव के बच्चों को मोबाइल फोन पर भी एक्सेस करेगा। यानी अब मैं किसी बच्चे के घर जाता हूं तो गांव में बैठकर भी लिट्टी चोखा खा सकता हूं। वो भी मुझे जानता रहेगा कि एटलीस्ट सर पानी तो पी लो, और इतना ही नहीं, कम से कम कुछ नहीं तो चीनी और पानी ही दे देगा। मुझे अभी भी याद है, ठीक है, कि मैं एक घर गया था, वो बेचारे के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने मुझे चीनी और पानी दिया था। सो हैप्पी। तो ये मैटर नहीं करता मुझे क्या खिलाते हैं, ये मैटर करता है कि आपने मुझे पानी दिया, आपने मुझे जान लिया, आपने मुझे पहचान लिया, दैट इज एनफ फॉर मी। चलिए, सो आ जाइए, जुड़ जाइए, और आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल टाइम ओवर हो चुका है, मैं यहाँ से जाऊंगा, और कल फिर हम लोग इसी टाइम मिलेंगे 12 बजे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मम्मा पापा की केयर कीजिए, उनकी मदद कीजिए। अभी तो आप खुद उन पर डिपेंडेंट हैं, कोशिश कीजिए कि आप जल्दी से कुछ बन जाइए और उनकी मदद करना शुरू कीजिए। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? शुड आई लीव राइट नाउ? कल फिर मिलेंगे, और हेडिंग डाल लीजिएगा कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि जैसे ही मैं आऊँ आप तुरंत कह देना और हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अगली हेडिंग है गैसियस नेचर ऑफ, कल से हम गैसीय प्रवृत्ति ईंधन, एनवायरमेंटल इकोलॉजी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ साइंस। ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ साइंस टेक। एनवायरमेंट का बुक अभी खरीदें ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, खरीदना नहीं, बिल्कुल मत खरीदना, पैसे बर्बाद करोगे। ठीक है, एनवायरमेंट की नई एडिशन बुक आ रही है जनवरी लास्ट में, तो इंग्लिश में जनवरी में आ रही है, और हिंदी में शायद वो इट विल बी अवेलेबल इन फरवरी। मत खरीदो। अगर आपका कोई एग्जाम अभी सामने तो ले लो एनवायरमेंट की। ओके, हाँ, एक चीज और, इंस्टाग्राम पे Ravi_P_Agre, ठीक है, ये है, इस पे आप ले सकते हैं। चलिए, सो थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे। आपसे कल मिलेंगे एट 12 o'clock, और कल हम बात करेंगे गैसेस नेचर पर, और उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। किसी तरह का कोई डाउट होगा देखना, बुक ले लो, क्वेश्चन पेपर लगाना शुरू करो। टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी का है, मैंने आपको दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल नहीं का है, वो आपको लिंक पे मिल जाएगा, आपको वहां पे जुड़ जाना। ठीक है, थैंक यू।